नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और शुरुआत करेंगे आज की शो की। मार्केट में बहुत ही शानदार रिकवरी। अगर आप देखें, ये स्क्रीन आपको भले ही रेड दिखेगी, बट ट्रस्ट मी ये स्क्रीन सुबह के मुकाबले कहीं बेहतर है। और सुबह जब हम बात भी कर रहे थे वीरूर में, तब यही बात हुई थी कि पैनिक ना करें। वीरू, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। निफ्टी आईटी ने लीड किया इसे, और आई थिंक ये एक बहुत ही क्लियर कट व्यू था जो आज सुबह हमने आवाज़ पर लिया था कि सुबह सिर्फ आईटी पर फोकस करें और उसके बाद देखें बाकी मार्केट ज्वाइन कर रही है या नहीं कर रही है। खैर, काफ़ी समय से पॉजिटिव हुए हैं हम आईटी पर। टीसीएस, ओरेकल, इतने स्टॉक्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, इन सब में शानदार रिकवरी है। लेकिन असली जो रिकवरी आई वो आई बैंक निफ्टी में। 500 पॉइंट नीचे खुलने के बाद 20 डेमा के तक को टच करने के बाद वहाँ से रिवर्सल, और एक कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि जो एफआई की बाइंग है वो शायद मार्केट को अब सपोर्ट कर रही है कि लोअर लेवल पर बाइंग आई और स्टॉक्स में रिकवरी आई। इन सब थ्योरीज पर बात होगी, प्राइस एक्शन पर बात होगी, लेकिन फिलहाल शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आईटी शेयरों के दम पर बुल्स का जोरदार कमबैक। निफ्टी करीब 200 पॉइंट रिकवर होकर 24,200 के करीब। बैंक निफ्टी में भी नीचे से 500 पॉइंट का सुधार, साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रिकवरी। हालांकि इंडिया विक्स अभी भी 9% ऊपर। आईटी शेयर में तूफानी तेजी 4% दौड़ा। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 4 से 5% उछलकर निफ्टी के टॉप गेनर बने टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक। आवाज का बिग स्टॉक टीसीएस 2 दिनों में करीब 7% उछला। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में अच्छी खरीदारी। कल्याण ज्वेलर्स में आज भी लगा 10% का अपर सर्किट। 4 दिनों में करीब 50% की रैली। हालांकि रियल्टी, मेटल और एफएमसीजी में मुनाफा वसूली। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। उम्मीद के मुताबिक नतीजों के बाद भागा एलटीएम। शेयर करीब 3% उछाल के साथ वायदा के टॉप गिनर्स में शुमार, लेकिन कमजोर रिजल्ट से 2.5% फिसला डीमार्ट का शेयर। साथ ही सोने चांदी की कीमतों में गिरावट से मुथूट और हिंदुस्तान जिंक भी बैकफुट पर। नतीजे और मैनेजमेंट में बड़े बदलाव के बाद दौड़ा जस्ट डायल। शेयर में लगा 20% का अपर सर्किट। उधर दमदार बिजनेस अपडेट के बाद फिनो पेमेंट बैंक का शेयर भी करीब 9% भागा। आज के 4 जीपीडी सेक्टर शेयरों का जलवा। मिड स्मॉल आईटी और टेलीकॉम इंडेक्स करीब 1.5% चढ़ा। मजबूत चार्ज के दम पर ओरेकल 2% चढ़कर 52 हफ्तों की ऊंचाइयों पर पहुंचा। साथ ही इंफोसिस, ग्लेनमार्क फार्मा, सीडीएसएल में भी तेजी कायम, लेकिन मेक और ब्रेक शेयर एलएनटी में दबाव कायम। हैप्पीएस्ट माइंड में प्रमोटर बेच सकते हैं अपना हिस्सा। आईटीसी इन्फोटेक के साथ कई पी प्लेयर्स रेस में। 26% हिस्से के लिए आ सकता है ओपन ऑफर। कंपनी में अशोक सूटा की करीब 44% की हिस्सेदारी। नेटवर्क एक्सक्लूसिव के बाद शेयर 6% ऊपर। ओके, चलिए फिर शुरुआत करेंगे आज के कमाई का अड्डा की। और मार्केट में एक बहुत ही शानदार रिकवरी आई। उसके बाद पिछले आधे एक घंटे में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन वो भी कोई बुरी बात नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वीरू, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने आज बाय जोन को रिस्पेक्ट करा। आज हम सुबह बात कर रहे थे, निफ्टी पर 23,950 से 24,050 का जोन था। बैंक निफ्टी में भी हमारा जो जोन था वो 20 डेमा के लेवल का था, और करीब 57,500 का वो लेवल था। आज 57,492 का लो रहा, और वहाँ से ज़बरदस्त रिकवरी आई। और एक चीज़ जो हमने व्यू लिया था सुबह कि बेचिएगा बिल्कुल मत, शॉर्ट मत करिएगा पैनिक में बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग नहीं करना, लॉन्ग करने की हिम्मत नहीं रही तो ना करें, लेकिन गैप डाउन के बाद शॉर्ट मत करिएगा। अगर आपको शॉर्ट करना भी है तो अगर रिकवरी फेल होती हुई दिखे तब करिएगा। लकीली रिकवरी फेल ही नहीं हुई, ये अच्छी बात। और एज एक्सपेक्टेड आईटी ने लीड किया। और सच बताऊं तो ये वाली जो आईटी की ट्रेड है ना, ये मेरे ख्याल से सबसे स्वीट रही है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में अगर आप देखें जिस तरीके की रिकवरी आईटी में बनी है, करीब 11% की। कुछ देर में मैं डिटेल में आईटी पर डिस्कस करूंगा, लेकिन ज़बरदस्त मोमेंटम आईटी में। और फ्राइडे को हमने टीसीएस की बात की थी। इनफैक्ट शो की शुरुआत हमने फ्राइडे को टीसीएस के साथ की थी, और एक सेंस बन रही थी कि कुछ बदला है यहाँ पर, जो उनके एआई प्लेटफॉर्म या जो एआई से रिलेटेड रेवेन्यूज़ थे उनको देखकर। और 2 दिन में करीब 7% के रिटर्न्स टीसीएस ने दिखाए। आज भी निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। इसके अलावा बैंक निफ्टी, इसने भी पार्टी ज्वाइन की आज लोअर लेवल से। मैं पार्टी वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अच्छी रिकवरी आई लोअर लेवल से, और करीब 500 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में। आज एक चीज़ ज़रूर है, मिड कैप थोड़ा कम चले। मतलब अगर आप देखें मिड कैप इंडेक्स ये थोड़ा कम चला। हालांकि रिकवरी यहाँ भी हुई है, लेकिन फिर भी एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखेंगे तो वो उस लेवल का एडवांस डिक्लाइन नहीं है जो एक आपको कंफर्ट देता हो।
अभी भी लेकिन 1:1 के करीब का है एडवांस डिक्लाइन, तो ठीक है, लेकिन इससे बेहतर हो सकता था थोड़ा सा, स्पेशली जब वो सुबह सुबह लाइनें क्रिस क्रॉस हुई थी तब मुझे लग रहा था कि वो गैप बढ़ेगा, लेकिन वो हुआ नहीं। और इंडिया विक्स ये 9% भागा, लेकिन अभी भी हमारे कंफर्ट जोन के काफ़ी नीचे है। इनफैक्ट सुबह खुला ही जहाँ वहीं पर टॉप था, अभी भी लेकिन 9% ऊपर है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ट्रम्प फैक्टर का जो डर है एटलीस्ट मार्केट में अब वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो रहा है। लेट्स वेट एंड वॉच। बिल्कुल अनुज, ये थी स्टार्टिंग समरी। आपने बात कही कि ट्रम्प फैक्टर जो है ना, वो कहते हैं ना अनुज कि एक ही भय, एक ही फैक्टर से आप बाजार को रोज रोज नहीं डरा सकते। अनुज, बायजोन ने आज अच्छी तरीके से काम किया। हालांकि बात मैं करता तो पहले करता आज आईटी की, बट हमारा ये चलन है कि हम पहले निफ्टी बैंक के लेवल्स देते हैं। क्या लग रहा है अनुज, हमने 24,200 को डिफेंड किया, वहाँ पे बाइंग इमर्ज हुई। अगर हम एटलीस्ट निफ्टी आईटी के सहारे कुछ इस रेंज में टाइम भी स्पेंड कर दें तो वो कितना अच्छा रहेगा। और अब बार बार ट्रेड कहाँ पिक करना है और कहाँ जाके ऑफलोडिंग करनी है उसकी। बिल्कुल, फिर 24,000 डिफेंड किया हमने, आप गलती से 24,200 बोल गए। 24,200 पर हम अब हैं। हाँ बट ठीक, बट हाँ आपकी बात सही है। देखिए एक चीज़ मैं कहूँगा, ये कहना ना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कि अब हमने ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है इसको पूरी तरीके से नकार दिया, पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। लेकिन एक चीज़ थी, बुधवार को हम जितना गिरे थे उसके मुकाबले आज हम कम गिरे, और बुधवार को तो हम गिरे ही रहे थे पूरे दिन। आज हमने शानदार रिकवरी देखी, बाजार में अब पैनिक नहीं हो रहा है। और यही अगर आप देखें सीएनबीसी आवाज़ पर भी लाइन रही है कि इस बार पैनिक नहीं, इस बार अपॉर्चुनिटी ढूंढें मार्केट में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इवन अगर आप इंटरग्लोब एविएशन का इंट्राडे चार्ट देखेंगे ना, आज क्यों मैंने इवन इन स्टॉक्स को शॉर्ट करने से मना किया था, क्योंकि यहाँ पर भी जहाँ खुले वहाँ से एक्चुअली अच्छी रिकवरी हुई। 51-41 पर खुलकर वहाँ से एक्चुअली 60 मतलब अच्छी खासी रिकवरी हुई है इन स्टॉक्स में। तो इस वजह से तो मार्केट ओवरऑल अगर आप देखें तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहा है, घबराहट बिल्कुल नहीं है। और पिछले बुधवार का जो लो था निफ्टी पर, अब वो पत्थर की लकीर बन चुका है। और एक अच्छी चीज़ आज ये हुई कि आज आपने उस लेवल को बेसिकली उसके आसपास भी नहीं गए आप। 23,800 का वो लेवल था। मैं तो मेंटली उसके लिए प्रिपेयर था कि आज सुबह अगर होगा तो, अगर वो लेवल टेस्ट होना होगा तो वो भी देखेंगे, लेकिन वो लेवल टेस्ट ही नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये रही। और आप देखें अगर आज तो लो बचाया मार्केट ने और हाई ऑलमोस्ट फ्राइडे का क्रॉस किया, वहाँ पर आकर थोड़ी रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, 24,000 नहीं तोड़ा निफ्टी ने। और सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी। हम आईटी की बात करेंगे, लेकिन देखिए एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा कंपोनेंट मार्केट का है बैंक निफ्टी। ठीक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिया, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। और आज हम एक और चीज़ डिस्कस कर रहे थे ना बीरू, जो सुबह मैं आपको डेटा दिखा रहा था एफआईआईज़ का, और एक बात कर रहे थे हम कि अब एफआईआईज़ की थोड़ी बाइंग लौटी है, वो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है बैंक निफ्टी के मूव में। आप एचडीएफसी बैंक का इंटरडे चार्ट देखिए, आप आईसीआईसीआई बैंक का इंटरडे चार्ट देखिए। पहले क्या होता था, इन स्टॉक्स में जैसे रैली आती थी सेलिंग आ जाती थी। आजकल उल्टा हो रहा है। आजकल ये स्टॉक्स अगर नीचे शुरुआत कर दें तो इंटरडे में रिकवरी आती है और अच्छी खासी रैली आती है। सबसे बड़ा एग्जांपल है आईसीआईसीआई बैंक, एकदम डे हाई पे आकर बैठ गया है। और अगर आप एक एक हफ्ते का मूव देखेंगे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का, ये बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं एक एफआई की बाइंग का सपोर्ट मिल रहा है इन स्टॉक्स को, या फिर एटलीस्ट जो सेलिंग खत्म हो गई है हमारी, जो सेलिंग एग्जॉशन हुआ है उसका एक सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में बड़ा ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का है। अपनी पोजीशन में बने रहें और गिरावट में पोजीशंस को ऐड करें। और अब एक बहुत ही क्लियर कट आपके लिए स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड हो गया सिस्टम में 23,800। और अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव हैं तो आज का लो यानी कि 24,000 बस उसके हिसाब से। और अगर सब कुछ ठीक रहा, एक थोड़ा कच्चे तेल से सपोर्ट मिल जाए, ऑलरेडी हम सुबह के हाई से तो वापस स्लिप हो चुके हैं थोड़ा सा, एक थोड़ा सा और सपोर्ट यहाँ से मिल जाए अगर कच्चे तेल पे, और अगर आप 75-76 तक आ जाएँ तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा आपके लिए। ओवरनाइट चाहे तो अपने पोजीशंस को थोड़ा हेज कर लें। देखिए फ्राइडे को जो हमने एक व्यू लिया था कि आप अपने पुट्स, अपनी पोजीशन को पुट्स से हेज करें, आज सुबह एक्चुअली उससे डबल फ़ायदा हो गया होगा। सुबह पुट्स ने आपको ना सिर्फ बचाया होगा बल्कि थोड़ा मुनाफा भी दिया होगा, और उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी रिवर्सल आ गई। तो ये व्यू होगा। निफ्टी पर लेवल्स बता देता हूँ मैं आपको, 24,000 से 24,050 का सपोर्ट हो गया आपका, और रेजिस्टेंस रहेगी आपकी 24,250 से 24,350 के करीब की। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में तो अब वेल आइडेंटिफाइड सपोर्ट डिस्कस हो गया है। आज का जो लो था उसमें उल्टा और 200 पॉइंट ऐड कर दीजिए आप, 57,500 से 57,700, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 58,200 से 58,500 के बीच। लेकिन वीरू बहुत ही शानदार मूव आज मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक। एफ&ओ में कौन कौन से स्टॉक्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे? बिल्कुल अनुज, देखिए आईटी का आप उल्लेख कर ही चुके हैं तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा।
मैं थोड़ा सा उससे बाहर निकलूंगा। आज कैपिटल गुड्स में BHEL की प्लेसमेंट को देखिए, 409.80 डे हाई पे। मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहा था जिनके हायर स्ट्राइक्स के कॉल ऑप्शंस में ह्यूज अनवाइंडिंग है। जाइए NSE की साइट खोल के देखिए और देखिए इसमें आज गजब पुट राइटिंग। जहां ये ट्रेड कर रहा है 410 पर 400, 405 और 410, इन 3 स्ट्राइक्स में आज गजब राइटिंग है। ओपन इंटरेस्ट 15 लाख शेयरों का बिल्डअप। और एक और बात, 420, 422.50, उसके बाद 430, इन 3 स्ट्राइक्स में सीरियस अनवाइंडिंग, यानी फ्यूचर्स डे हाई पर, कॉल्स में अनवाइंडिंग और पुट्स में ह्यूज राइटिंग और डेली चार्ट्स पे क्लासिकल फ्लैग। तो पहला स्टॉक अगर आप देखें, इसको रख रहा हूं स्क्रीन पर, जिसके डेटा बहुत अच्छे थे। दूसरा मैं रखूंगा, आपकी स्क्रीन पे आएगा, दैट्स मिड कैप IT में कोफोर्ज, 3.25% ऊपर 1542 पर ट्रेड करता हुआ। 1542 पर ट्रेड करता हुआ, इसका मतलब क्या है? ये एक ताज़ा तरीन ब्रेकआउट है। 2 जून 2026 को इसका यही हाई लगा था 1538 का, जिसको इसने पार किया है। अगर आप टेक्निकली देखें तो इट्स अगेन अ फ्लैग जो कि परसिस्ट करता है 4 मई से लेकर अब तक के इस फॉर्मेशन में, और ये स्टॉक अब सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। तो दूसरा स्टॉक मैंने रखा मिड कैप IT से आपका ये कोफोर्ज, और एक्यूट स्ट्रेंथ ऑल टाइम हाई पर बाइंग विटनेस करता हुआ फार्मा से लॉरस 1562 डे हाई पर, ऑल टाइम हाई पर। इसने 2 दिन पहले ही 20 डेमा पे एक रेस्ट लिया। कुछ ऐसा ही मिजाज इसका 23 जून को था, कुछ ऐसा ही मिजाज इसका 15 जून को था। लोडिंग देखिए 2.5 लाख शेयरों की। तो एक मिड कैप IT में कोफोर्ज, फार्मा से लॉरस, और एक कैपिटल गुड्स से अगर आप देखें तो BHEL मैंने पिक किया। एक्यूट स्ट्रेंथ यहाँ पे। अनुज, मैं चार्ट देख रहा था अनुज, 2 जून को भी निफ्टी IT ने 50 डेमा छुआ था। आज हम मेरे ख्याल से CY 26 में सेकेंड टाइम 2050 डेमा के ऊपर है। अनुज, पिछली बार का वो अटेम्प्ट और इस बार का वो अटेम्प्ट में एक बड़ा अंतर है। पहले हम बात करते थे मिड कैप IT में, लेकिन जो वो बात भी आप कर रहे थे पोस्ट नंबर TCS, इस बार लीडरशिप है फ्रंट लाइन IT। IT का प्लेसमेंट लग कैसा रहा है आपको, मोस्ट स्पेशली आफ्टर TCS नंबर्स? देखिए वीरू, पिछले कुछ दिनों से एक बार ना IT का 1 महीने का चार्ट रखिएगा, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, हमने एक व्यू लिया था कि इस बार ना कुछ अलग हो रहा है, उस पर शॉर्ट मत करिएगा। हालांकि उस दिन, जिस दिन हमने व्यू लिया था उस दिन हम गिरे थे, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद से नॉन स्टॉप IT में रैली है। इनफैक्ट अब रिसेंट लो से 11 या 12% की रैली हो चुकी है निफ्टी IT में। इस महीने करीब करीब 11 महीने निफ्टी IT चला है। 50 दिखा दिया आपने, निफ्टी IT की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये 1 मंथ नहीं, दिस मंथ दिखाइए, दिस मंथ में आपको समझ में आएगा, वो ज़्यादा अच्छा चार्ट रहेगा। और आज सुबह भी हमने एक व्यू लिया था कि खुलते ही आप IT स्टॉक्स पर फोकस करें। ये देखिए, ये है इस महीने का चार्ट, तो 13 हो गया करीब करीब, ठीक है। फ्राइडे को TCS के नंबर्स आए थे। सुबह सुबह हमने शो खुलते ही सबसे पहले TCS की चर्चा की थी, क्योंकि वो अर्निंग सीजन का आगाज़ हुआ था और एक सेंस बन रहा था कि इस बार कुछ पॉजिटिव है। जो मैनेजमेंट से बातचीत हुई थी वहाँ से भी निकल कर आया था, और बैक टू बैक 2 मैनेजमेंट्स ने अब ये बोल दिया कि ये वाला साल पिछले साल से बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि वर्स्ट इज़ ओवर IT में। और इस बार की IT की जो रैली है ना, वो पिछली बार से थोड़ी अलग है। जो पिछली 2 बार रैली हुई थी जिसमें हमने फंसने से बचाया था, आपको याद होगा अगर 6 महीने का चार्ट रखें तो, तब वो जो IT की ट्रेड्स थी ना, वो सिर्फ एक होप ट्रेड्स थी कि बस अब इससे ज़्यादा और क्या गिरेगा। इस बार कंपनियों की इंटेंट जो है ना, वो चेंज हुई है। आप देखें, कंपनियां अपना डिस्क्लोजर दे रही हैं कि हमारा IT का कितना बिजनेस है, कितना ग्रो हुआ है, वो हमारे ओवरऑल बिजनेस का अब कितना है, वो इन्वेस्ट कर रही हैं IT में। HCL टेक ने इन्वेस्टमेंट की है, कोफोर्ज ने इन्वेस्टमेंट की है, परसिस्टेंट ने इन्वेस्टमेंट की, इन सब कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है। आई थिंक इस बार मार्केट ने उसे रिवॉर्ड किया है, और इस वजह से आई थिंक इस तरीके का मूव इस बार आप निफ्टी IT में देख रहे हैं। देखिए, अब हो सकता है ये वाली रैली भी फेल हो जाए, उसका रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन कम से कम चार्ट इसमें बता रहे हैं कि ये वाली रैली जो है ना, वो थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि थोड़ी सी फंडामेंटल्स पर भी बेस्ड है ये रैली। स्टॉक्स के जो वैल्यूएशंस थे वो ऑल टाइम लो पर आ गए थे, वो भी एक फैक्टर था। आई थिंक ये कई फैक्टर्स थे जो मिलकर इस समय निफ्टी IT को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, निफ्टी IT नॉर्मली एक जो डॉलर रुपये में इतना बड़ा मूव ट्रिगर हुआ था, उसमें नॉर्मली पार्टिसिपेट करता, वो कर नहीं पा रहा था, क्योंकि सारा पैसा सिर्फ फार्मा में जा रहा था। IT में इनहेरेंट वीकनेस थी। लेकिन अब थोड़ा सा एक सेंस बन रही है कि वो जो पेंडिंग मूव था डॉलर रुपये के मूव का, वो भी अब IT में आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मिलाकर IT को हेल्प कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स पर, फिर आगे बढ़ेंगे। सॉरी, हाँ वीरू, कुछ कह रहे हैं आप?
हाँ, मैं सवाल मेरा अनुज ये था, सिंस बैंक निफ्टी पे भी लेवल टू लेवल ट्रेड मिला, बट अनुज एक बात होती है ना कि प्राइवेट बैंक्स ने एक बड़ा बुरा फेज झेला। अभी हम 4 दिन 5 दिन पहले बात कर रहे थे कि वैल्यूएशंस के टर्म्स में एचडीएफसी बैंक नीचे लगा था एसबीआई से, है ना। अगर हमें विद इन निफ्टी बैंक या फिर विद इन बैंक्स अगर अगर आप देखें और एग्रेसिव स्पेस पिक करना है, स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि एफआईज का पैसा आ रहा है कैश में, इंडेक्स में उनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी एग्रेसिव नजर आ रही है, क्या पीएसयू बैंक्स की बजाय इस वक्त प्राइवेट बैंक्स पर फोकस करना है, मोस्ट स्पेशली ऑन आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, ये क्या ठीक रहेगा क्या? आई थिंक उसका तो मैसेज आपको मार्केट दे ही चुका है क्लियरली, क्योंकि अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी रैली हो चुकी है वीरू। बस एक इशू ये है कि सैटरडे को इनके नंबर्स आएंगे, चारों बड़े बैंकों के नंबर्स एक साथ आ रहे हैं, लेकिन ये तो स्क्रीन बता रही है आपको। आई थिंक एसबीआई में अभी भी मार्केट को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि एसबीआई का पिछला क्वार्टर इतना ख़राब था कि उसने काफ़ी हद तक सेंटिमेंट तोड़ा था, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक खासतौर से आई थिंक अपने 3 क्वार्टर के हाइज पर या अपने 3 महीने के हाई पर है, एसबीआई उससे कोसों दूर है। तो कहीं ना कहीं मार्केट का कॉन्फिडेंस ज़्यादा आईसीआईसीआई बैंक में है बजाय के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो आई थिंक वो तो आपको स्ट्रीट अपने आप बता रही है, लेकिन इसमें एक फैक्टर ये भी है कि अगर एसबीआई के नंबर्स अच्छे आ गए, तो एसबीआई का भी 3 महीने का रखिएगा चार्ट, अगर एसबीआई के नंबर्स अच्छे आ गए इस बार क्वार्टर में, तो फिर जगह होगी एसबीआई के चलने की। लेकिन उसके लिए मार्केट आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहेगा रादर देन प्री एम्प्टिंग, क्योंकि पिछली बार जैसे कहते हैं दूध का जला भी छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वो पिछली बार का वो थोड़ा सा अभी तक पेंडिंग होगा। वो 1200 समथिंग वाला स्टॉक गिरकर 980 तक आ गया था, और वहाँ से भी ज़्यादा अच्छी रिकवरी हुई नहीं है। अगर आप देखें तो 980 से हम 1038 तक ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा रिकवरी हुई नहीं है यहाँ पर। चलिए, तो मार्केट वापस ग्रीन में आ रहा है और बैंक निफ्टी अब भी ग्रीन में आया। तो रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स अब ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रफ्तार के घोड़े, उसमें कल्याण ज्वेलर्स एफएनओ का टॉप गेनर, और आई थिंक लगातार 3-4 दिन से जब से हमने इसकी स्पॉटिंग की है, इस पर एक पॉजिटिव व्यू रहा है हमारा कि कहीं ना कहीं वो जो सेलिंग थी एक फंड की वो ख़त्म हुई है, और इसके बाद से यहाँ पर बाइंग है। टीसीएस आज का हीरो, फ्राइडे से हमारा बुलिश व्यू रहा है टीसीएस पर, उनके नंबर्स आने के बाद कि अब ये यहाँ पर कुछ चेंज हो रही हैं चीज़ें। HCL टेक, LTM, टेकएम, एम्फेसिस, यानी सारे वो स्टॉक्स हैं जो बिग स्टॉक, स्पॉटलाइट या चार्ट जीपीटी में हमने कवर किए हैं, क्योंकि आईटी पर ही सिर्फ पॉजिटिव व्यू रहा है। इसके अलावा आप आते हैं फिसड्डी स्टॉक्स पर। भारत डायनामिक्स एफएनओ का टॉप लूजर, सरकार की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट कंपनियों को थोड़ा सा मौका देने की योजना है, उसका एक इम्पैक्ट है, कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बायोकॉन, एक बड़ी ब्लॉक डील की चर्चा है यहाँ पर कि शायद माइलन कुछ स्टेक बेच सकता है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ थोड़ी सी गिरावट है। और मन्नापुरम और मुथूट, सोने की कीमतें गिरने का असर, आज सुबह बिग स्टॉक में हमने इनको नेगेटिव साइड पर लिया भी था। तो ये आज के आपके कुछ स्टॉक्स जो फोकस में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम समझते हैं, फिर शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। बिल्कुल अनुज, आज हमारे साथ जो टेक्निकल डेरिवेटिव पैनल रहेगा वो आपकी स्क्रीन पे है। सुसज्जित प्रकाश काबासर, मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, राजेश पालवे एक्सिस सिक्योरिटीज से, उसके साथ पंकज रांदड़ और सुमिल मेहता। फंडामेंटल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से स्नेहा पोद्दार। उसके बाद हम बातचीत करेंगे टीसीएस की तेजी के कारण कर, फिर बात करेंगे विवेक से हैप्पीएस्ट माइंड। आखिरकार प्रमोटर जो है राष्ट्रीय असूरा साहब अपनी क्या होल्डिंग करा सकते हैं, एक खास खबर एक्सक्लूसिव आपके साथ लेके आएंगे। उसके बाद तमाम ट्रेड्स आएंगे एक एक करके, टॉप कैश कॉल्स। उसके बाद हम बात करेंगे ऋतु से एचडीएफसी बैंक पर, फिर आएंगे ऑप्शन ट्रेड्स। उसके बाद जस्ट डायल नंबर्स, और साथ ही साथ अगर आप देखें लीडरशिप चेंज, उस पर बातचीत की जाएंगे हम नुपुर से। कंचन से बात करेंगे हम बीडीएल, आखिरकार नरमी का कारण क्या है, ये निजी प्लेयर्स की भागीदारी जो है वो इस स्पेस में और इस बीडीएल को क्यों अगर आप देखें चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल रही है, उससे बातचीत करेंगे। 4 का चौका, उसके बाद दीपाली से बात करेंगे टाटा एलेक्सी पोल्स पर, यानी नंबर्स के एक्सपेक्टेशन। उसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी, अनुज जी से जानेंगे कि आगे की रणनीति अगर आप देखें मंगलवार के दिन की क्या रहेगी। टी रूम चेक और बीटीएसटी ट्रेड, और उसके बाद अनलिस्टेड स्पेस पर अगर आप देखें तो कि जो आईपीओ हैं उन पर थोड़ा सा जो आशीष से बातचीत करेंगे, और उसके बाद फाइनली अगर आप देखें क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। अनुज बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज की ट्रेड्स की, और पैनल तैयार है हमारे साथ, सुसज्जित है स्क्रीन पर। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है आईटी स्पेस से, वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज बहुत ही बढ़िया ट्रेड कर रहा है, 1544.70 अंडर 1545 ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगेंगे करीब 1532 का, करीब 22 रुपए का स्टॉप है। टारगेट होना चाहिए 1560 to 1580, यहां तक जा सकता है।
आते दिनों में 1600 भी पॉसिबल है कोफोर्ज में। बेहतर स्टॉक, गुड सेटअप। गुड सेटअप कोफोर्ज 1550 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ कोफोर्ज शानदार मूव यहाँ पे मिड कैप आई टीम और कोफोर्ज में। मानस जी आपका ट्रेड करेगा। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए एम्फेसिस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एम्फेसिस में अगर आप देखें तो स्टॉक तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। काफी दिनों से हम 2400 के आसपास स्टॉक पे रेजिस्टेंस देख रहे हैं, बट आप जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं आई थिंक 2400 का आंकड़ा स्टॉक क्रॉस कर सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 2349 के स्टॉप लॉस से आपके टारगेट 2500 रुपए के आसपास के रहेंगे। ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में आप 2400 वाला कॉल ऑप्शन जो 86 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है उसमें 64 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 135 की टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, एम्फेसिस रखिएगा इंट्राडे इसका। आज हमने इसको चार्ट जीपीटी में भी शामिल किया था। शुरुआत थोड़ी फीकी हुई थी, मैं हैरान था, लेकिन चलिए अच्छी बात है क्योंकि इसके बाद रैली पूरी स्क्रीन पर प्ले हो गई। तो मौका मिला सबको। राजेश जी गुड आफ्टरनून। राजेश जी आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, मैंने 10 बजे डिवीज और आईसीआईसीआई प्रू दिया था, तो मैं शुरुआत डिवीज के साथ करूंगा। डिवीज का टारगेट था 6880 एट अ लेवल ऑफ 6926। एक तो टारगेट अचीव हुआ, तो हमारा जो अभी स्टॉप लॉस होगा वो 6880 के नीचे होगा। तो 6860 के स्टॉप लॉस के साथ डिवीज लैब में फिर से बाय होगा। इसका जो अभी जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो आएगा करीबन 7050 का। ओके, दिवीज लैब स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन राजेश जी का डे हाई पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा भारत फोर्ज पर। भारत फोर्ज में बहुत समय से एक अप ट्रेंड चल रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 20 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हुआ है। इन द लास्ट 2 वीक्स एक छोटा सा कंसोलिडेशन भी हुआ है जो मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। सो बाय कॉल ऑन भारत फोर्ज। स्टॉप लॉस रहेगा 2060 पर और टारगेट रहेगा 2250। ओके चलिए, तो ये हो गई भारत फोर्ज पर एक ट्रेड सोमिल जी की। पंकज जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनु सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल द को पैनलिस्ट। अनु सर, यूनियन बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 170.80 रुपए 171 की रेंज में अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। क्लीन ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आया है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी खास है यहाँ पे। मुझे लगता है कि 169.50 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर 174 176 के टारगेट देखेंगे। यूनियन बैंक फ्यूचर्स आप पिक कर रहे हैं 171 पर। अब चलते हैं आज की फंडामेंटल कॉल पिक करते हैं। टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पर। स्नेहा जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। अर्निंग सीजन का श्री गणेश अच्छा हुआ है और स्टॉक्स का रिएक्शन अच्छा है एंड थैंक्स टू टीसीएस फॉर दैट। आपका कन्विक्शन आइडिया क्या है इस वक्त? हाय गुड आफ्टरनून। तो मेरी कन्विक्शन आइडिया एल&टी फाइनेंस है। जैसा आपने कहा कि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो गई, तो एल&टी फाइनेंस ने बहुत ही अच्छे नंबर्स प्रदर्शन किए ओवर द वीकेंड। एंड इनकी अगर हम लोन बुक की बात करें तो ऑलमोस्ट 30% ग्रोथ देखने को मिली है। और एलिवेटेड बॉन्ड यील्ड्स के डिस्पाइट इनकी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस और निम्स है काफ़ी स्टेबल रही है। एसेट क्वालिटी काफ़ी स्टेबल है। इनफैक्ट कंपनी अपने लक्ष्य 2031 पे ऑन ट्रैक है। एंड इन्होंने अपनी FY27 के लिए 3 प्रायोरिटीज सामने रखी है, जिससे ऑब्वियसली ग्रोथ काफ़ी एक्सलरेट होगा। तो ये क्रॉस सेलिंग पे और अप सेलिंग पे फोकस करेंगे, जिससे निम्स यहाँ से और फर्दर इम्प्रूव हो। प्लस एट द सेम टाइम ये ओवरऑल अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव एनहांस करने की कोशिश करेंगे। और ये AI लेड कल्चर को काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे इनका काफ़ी इन्वेस्टमेंट जा रहा है, जिससे आगे आने वाले समय में इनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव होगी और लोन ग्रोथ को फर्दर सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ से और ROAs एक्सपैंड होते हुए नजर आते हैं। तो आप एल&टी फाइनेंस को रडार पे रख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 370। ओके, LTF 370 के प्राइस टारगेट रहेंगे स्नेहा जी की तरफ से। क्विकली आपके लिए ट्रेड्स रिकैप करता हूँ। गावस्कर ने पिक किया कोफोर्ज, यहाँ पर आपको बाय कॉल है। 1532 के स्टॉप है, 1560 1580 के टारगेट हैं। IT ही मानस के भी पिक है। एम्फेसिस मानस जी ने पिक किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस है 2349 का और टारगेट है करीब करीब 2500 के। अगली ट्रेड राजेश जी की लेकर आइएगा ज़रा स्क्रीन पर। और राजेश जी ने पिक किया है डिवीज लैब्स के फ्यूचर्स, 6860 के स्टॉप लॉस हैं, 7050 के टारगेट हैं। फिर ट्रेड आई सोमिल जी की तरफ से भारत फोर्ज की, यहाँ पर स्टॉप लॉस 2060 का, टारगेट 2142 का आपकी स्क्रीन पर। पंकज जी ने उसके बाद पिक किया
यूनियन बैंक यहाँ पर 169.50 के स्टॉप लॉस हैं, 174 176 के टारगेट हैं और अभी ये भी स्नेहा जी ने पिक किया लार्सन एंड ट्यूब्रो फाइनेंस 370 के टारगेट के साथ। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की, जिसमें है आज तूफानी तेज़ी और जिसे लीड किया है इसके सबसे बड़े स्टॉक ने, जी हाँ TCS। ना सिर्फ इस सेक्टर का बल्कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे आउटसोर्सिंग में सबसे बड़ा स्टॉक TCS का 2 दिन में 7% की दौड़। TCS में प्राइस एक्शन जो हुआ उस पर बात करते हैं नूपुर से। नूपुर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छा खासा मोमेंटम TCS के स्टॉक में देखने को मिल रहा है और नतीजों के बाद से रैली यहाँ पर आती हुई दिखी। नतीजे काफ़ी इन लाइन्स थे, लेकिन जो कमेंट्री आई थी को क्वार्टर 2 से जो है सुधरता हुआ नजर आएगा डिमांड का माहौल, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट तो बनाई है। लेकिन आज 3 बड़े ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो ये मोमेंटम है वो फिर से एक बार आते हुए दिखा है। बिगेस्ट सिंगल डे गेन आज आपको नजर आएगा, ऑलमोस्ट 5.5% की तेज़ी स्टॉक में आती हुई दिखी है। अपने निचले स्तरों से देखें तो 12% ऑलरेडी स्टॉक सुधर चुका है, लेकिन 2026 के हाई से अभी भी 32% स्टॉक नीचे, और यही रीजन है कि वैल्यूएशन जो है अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स को पसंद आते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल स्टॉक 15 के पीए पे कारोबार करता है, जो कि मल्टी ईयर लो पे ये आपको दिखेगा। तो सबसे बड़े 3 रीजन आज इस स्टॉक के लिए है, उसमें सबसे बड़ी जो खबर आज सुबह के टाइम आती हुई दिखी, कंपनी ने EBB के साथ $multi-million मल्टी ईयर डील जो है वो साइन किए। AI आधारित ये डील रहेगी, जहाँ पे ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेशंस को कंपनी संभालती हुई नजर आएगी। काफी सालों से EBB के साथ कंपनी कारोबार कर रही है, 20 साल का रिलेशनशिप है, जो कि अब AI के तौर पर और भी ज्यादा आगे फ्रक्टिफाई होते हुए नजर आएगा। AI ड्रिवन सिक्योर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी तैयारी करी है, मल्टी वेंडर नेटवर्क इकोसिस्टम भी मैनेज करती हुई नजर आएगी, और जो मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल है उसकी जो डील पाइपलाइन है वो भी काफी मजबूत है। तो पहला ट्रिगर पॉइंट कंपनी ने जो डील साइन किए वो था। दूसरा, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने मॉडल पोर्टफोलियो में TCS का जो वेटेज है वो उसे शामिल भी किया है, और उसका जो वेटेज है वो 150 बेसिस पॉइंट के आसपास है। कोटक का कहना है कि जो हालांकि वो पूरे IT सेक्टर पर इतने बुलिश नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से फॉल IT स्टॉक्स में देखने को मिला है, वैल्यूएशंस काफ़ी सपोर्टिव उन्हें यहाँ से नजर आते हैं, और इसीलिए वैल्यूएशन कंफर्ट के चलते TCS को अपने मॉडल पोर्टफोलियो में शामिल किया है। कुछ और न्यूज़ रिपोर्ट्स है जिसकी वजह से TCS में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। AI के दौर में जो कंपनी को एक्सपेंशन करना है, उसकी वजह से लीडरशिप में भी कंपनी ने चेंजेस किया। ये तीसरा बड़ा रीजन है क्या स्टॉक में मोमेंटम आते हुए नजर आया। टॉप लेवल पर लीडरशिप रीशफल किया गया है। कंपनी ने 5 नए बिजनेस यूनिट्स बनाए, अलग अलग ग्रोथ थीम पर कंपनी फोकस करती हुई नजर आएगी, और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि BFSI TCS का सबसे बड़ा वर्टिकल है, कुल रेवेन्यू का एक तिहाई हिस्सा यहाँ से आता है, और नॉर्थ अमेरिका की जो लीडरशिप चेंजेस हुए हैं वहाँ से भी 50% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, इसलिए कोटक ने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में जो है इसे शामिल किया है। लीडरशिप की चेंजेस कंपनी लगातार कर रही है, और जो AI की डील्स है वो भी यहाँ पे लगातार आती हुई नजर आई है। ओके, चलिए शुक्रिया नूपुर। तो ये बात हो गई TCS की। IT में ही रहते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड्स में भी आज 5% की तेज़ी है, और एक हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि कंपनी के प्रमोटर अशोक सूटा अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। विवेक के पास चलते हैं ज़्यादा डिटेल्स के लिए। विवेक, बताइए। सूत्रों के अनुसार हमें जानने को लगा है कि हैप्पीएस्ट माइंड्स के जो प्रमोटर है अशोक सूटा जी, जिनका कुल मिलाकर 40% के ऊपर स्टेक है, वो स्टेक बिकने की बात चल रही है। हमारे सूत्रों के अनुसार ITC इन्फोटेक और कई सारे प्लेयर्स इंटरेस्टेड है ये पर्टिकुलर स्टेक में। हमने ITC इन्फोटेक, हमने प्लेयर्स, इन सबको रीच आउट किया है। इनका अभी तक हमारे लिए रिस्पॉन्स आना बाकी है, बट हमारे सूत्रों के अनुसार ITC इन्फोटेक लीडिंग प्लेयर है, और जो भी डील होगा वो एक प्रीमियम होगा करंट मार्केट प्राइस से। और एक चीज़ जानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें प्रमोटर एंटिटी चेंज होगा और मैनेजमेंट कंट्रोल चेंज होगा, 26% मैंडेटरी ओपन ऑफर भी जो भी बायर आएगा, जो भी जीतेगा ये पर्टिकुलर रेस, उन्हें देना पड़ेगा ओपन ऑफर और लॉन्च करना पड़ेगा ओपन ऑफर। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्रों के अनुसार ये एडवांस स्टेजेस में चल रहा है, और ITC इन्फोटेक हैप्पीएस्ट माइंड्स का कंट्रोलिंग स्टेक लेने के वन ऑफ द लीडिंग कंटेंडर्स है, और दूसरे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स भी है। हम आपको ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट जैसे ही हमें दोनों कंपनी से रिस्पॉन्स मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे, बट एज ऑफ नाउ हैप्पीएस्ट माइंड्स फोकस में है क्योंकि प्रमोटर चेंज और प्रमोटर एंटिटी का स्टेक सेल का बात चल रहा है। जहां प्रमोटर चेंज और सूटा साहब अपनी जो हिस्सेदारी है वो ऑफलोड कर सकते हैं, बेच सकते हैं आज। हालांकि याद रखिएगा हैप्पीएस्ट माइंड
मिड कैप आईटी में, और इसकी लिस्टिंग याद रखिएगा अक्टूबर 2020, जस्ट जब कोविड का फर्स्ट फेज था उसके बाद हुई थी। एक बड़ा मूव था वर्टिकल राइज अगस्त 2021 तक, लेकिन उसके बाद कभी भी ये एक सस्टेनेबल मूव नहीं दे पाया, और अभी भी याद रखिएगा ये अपनी लिस्टिंग प्राइस से हार्डली थोड़ा सा ऊपर है। आपका व्यू इस पर क्या होगा? इस खबर पे एक रिएक्शन तो आ रहा है थोड़ा बहुत, इट्स जस्ट ए टेक्निकल बाउंस बैक, बट स्नेहा जी आपका टेक है हैप्पीएस्ट माइंड पे? लीडरशिप चेंज होती है तो लेटर सूनर, और सूर्य साहब अपनी हिस्सेदारी ऑफलोड करते हैं, आपका टेक क्या होगा? कैसे रीड कर रहे हैं आप इस खबर को? वीरेंद्र जी माफ करिएगा, ये हमारे कवरेज में नहीं है तो मैं इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगी। एक टेक्निकल सेंस लेता हूँ बस यहाँ पे, सिर्फ मानस बहुत संक्षेप में, अगर खबर के मद्देनजर कोई मूव चेंज कर भी रहा है इसको तो कैसे रीड करें? मतलब क्या स्टॉप लॉस होगा रीजनेबल, कहाँ तक मूव दे सकता है? देखिए 3 दिन से रैली देखने को मिली है। 100 मूविंग एवरेज के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है। इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहला टारगेट 430 रुपए है, जहां पर 200 मूविंग एवरेज है। अगर 430 का आंकड़ा ब्रेक हो गया तो फिर ये 490 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। ओके, चलिए ये हो गई बात हैप्पीएस्ट माइंड्स पर। यहाँ पर अच्छे मूव्स बन रहे हैं इस समय, और स्टॉक करीब करीब अब 7.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मार्केट अब कंफर्टेबली डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ, निफ्टी एक बार वापस रखिएगा स्क्रीन पर, 24,230, आज का हाई था 24,260, तो मोर और लेस वहाँ पर जा रहे हैं हम। ये स्नेहा जी, ये कल्याण पर कोई व्यू है क्या? इतनी बड़ी रैली क्यों आ रही है इसमें कल्याण ज्वेलर्स में? कल्याण ज्वेलर्स की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे समहाउ बिजनेस में जो ग्रोथ है वो वापस से बाउंस होती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण कल्याण में एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। दो Q1 के जो नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट नहीं थे, बट जो फ्यूचर FY27 के लिए जो आउटलुक है, स्पेशली जो इनको जो न्यू स्टोर जो शोरूम्स खुले हैं एंड वहाँ से जो एक्सपेक्टेशन है, जो नंबर्स बिल्ड आउट हो रहे हैं, तो ओवरऑल बिजनेस में FY27 के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। Q1 के नंबर्स में डेफिनेटली जो इंडियन बिजनेस थी वहाँ पे ग्रोथ अच्छी देखने को मिली थी। जो SSG ग्रोथ थी वो अच्छी थी, बट इनकी जो ग्लोबल बिजनेस थी वहाँ पे थोड़ी सी एक मॉडेस्ट ग्रोथ ही देखने को मिला था। बट हाँ, FY27 के लिए इनकी ओवरऑल जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है काफ़ी रोबस्ट नज़र आ रही है, और इसके लिए थोड़ा सा लोग बुलिश टर्न हो रहे हैं। वैसे भी हाईली बीटन डाउन स्टॉक है, और अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखें तो 20 टाइम्स FY27 पे ट्रेड कर रही है, तो वैल्यूएशंस भी प्रिटी अट्रैक्टिव है। तो ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है जिसके कारण आपको ये स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रही है। चलिए, कल्याण की बात हो गई। कल्याण में शानदार मूव आए हैं पिछले कुछ दिनों में। आगे बढ़ते हैं। अब HDFC बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी की है, यानी कि एनुअल रिपोर्ट। इसमें कर्मचारियों की संख्या में गिरावट है, और अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद पैदा हुए हालात पर सफाई आई है। ऋतु के पास चलते हैं पूरी डिटेल्स के लिए। ऋतु, गुड आफ्टरनून। काफ़ी अच्छे मूव आए हैं पिछले कुछ दिनों में HDFC बैंक में, लेकिन एनुअल रिपोर्ट में क्या है ऐसा खास? अनुज, दो चीजें काफी इंटरेस्टिंग है। पहला तो हेडकाउंट जो आपने मेंशन किया, एक्चुअली ये पहली बार 9 साल में जो हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक का हेडकाउंट कम हुआ एक साल में। सो FY26 में उनका हेडकाउंट करीब 3,300 से नीचे आया है कंपेयर टू FY25, और उनका टोटल हेडकाउंट अब आ गया है 2,11,000 पे। इसका कारण ये है कि बैंक का कहना है वो रीडिप्लॉय कर रहे हैं टैलेंट जो पहले बैक एंड फंक्शंस में थे, उनका काम काफी ऑटोमेट हो रहा है थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, और उन्हें अब कस्टमर फेसिंग रोल्स की तरफ पुश किया जा रहा है। तो इस रीडिप्लॉयमेंट की वजह से इवन दो एट्रिशन भी लोअर हो गया है, आपको ये हेडकाउंट लोअर दिख रहा है। और ये ट्रेंड अगर आप देखेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक जिसने एनुअल रिपोर्ट रिलीज की है, या फिर एक्सिस बैंक जिसने भी हेडकाउंट 3,000 से ज्यादा कम किया है, ये सारे प्राइवेट बैंक्स में दिखने को मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो कीप योर आई आउट ऑन। इसके अलावा काफी स्पेस और टाइम डेडिकेट किया है बोथ शशिधर जगदीशन और केकी मिस्त्री ने अपने शेयर होल्डर लेटर्स में ये अतानु चक्रवर्ती की कंट्रोवर्सी को एड्रेस करने के लिए। पहले शशिधर जगदीशन ने इसको काफी चैलेंजिंग इवेंट कहा है अपने लेटर में, फिर ये भी रिपीट किया है कि उन्होंने एक थॉरो रिव्यू कंडक्ट करवाया एक्सटर्नल और डोमेस्टिक और फॉरेन लॉ फर्म से, एंड उससे उनको क्लीन चिट मिली है कि वो जो स्टेटमेंट अतानु चक्रवर्ती ने दिया था कि बैंक की प्रैक्टिसेस उनके पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स के अलाइन नहीं है, ऐसा कोई भी कारण नहीं रिव्यू में आया है सामने।
तो ये एड्रेस करना चाहते हैं वो कंसर्न्स, और केकी मिस्ट्री ने भी यही कहा है, एक्नॉलेज करते हुए कि इसके एग्जिट के बाद काफी स्पेकुलेशन हो गई थी बैंक के गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पे, पर बैंक ने काफी स्विफ्टली इसके बाद एक्ट किया और वो अपहोल्ड करते हैं अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स और वैल्यूज, और उन्होंने ये भी स्टेक होल्डर्स को अश्योरेंस देने की कोशिश की है कि अगर कोई भी रिव्यू के लिए मैटर आता है या कोई भी अटेंशन कोई ऐसा मैटर सामने आता है जिसपे बोर्ड को अटेंशन देना होगा, वो पूरा केयरफुल कंसिडरेशन के साथ उसे देखेंगे। तो दोनों शशिधर और केकी मिस्ट्री ने गवर्नेंस कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की है, और हेडकाउंट रिडक्शन जो जैसा कि मैंने बताया ये अक्रॉस प्राइवेट बैंक्स दिखने को मिलेगा। तो शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो दो अगर आप देखें पर्सपेक्टिव से, दो फैक्टर्स पर हमने HDFC बैंक को लेकर बात करी। अभी हम कुछ देर पहले बात भी यही कर रहे थे कि HDFC बैंक एज ऑफ नाउ इज इन एडवांटेज सिचुएशन। क्यों? क्योंकि FIS की बैंक लॉटरी है। स्नेहा, आपका टेक क्या है? आपने हाउस व्यू क्या लिया है HDFC बैंक पे, और अभी भी लोअर ट्रेजेक्टरीज पे ट्रेड कर रहा है? मतलब इन कंपैरिजन विद, अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस देखें एक्सिस बैंक वर्सेस ICICI बैंक इन लास्ट 2 मंथ वैल्यूएशंस के लिहाज से, और कुछ एलिगेशंस के दौर से निकल के स्टॉक बाहर आया है, लेकिन उसको अगर आप देखेंगे एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट उसको एड्रेस कर रही है। अब बाकी हेडकाउंट वाले इशू को शायद हमें बहुत तवज्जो नहीं देनी चाहिए, वो टेक्निकल एडवांसमेंट का एक इम्पैक्ट होता ही है। वो आप कैसे रीड कर रही हैं HDFC बैंक को इस वक्त? देखिए, HDFC बैंक डेफिनेटली अगर हम बाकी बैंक से कंपेयर करें तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी चीप है। HDFC बैंक रफली अबाउट 2.3 टाइम्स ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू ICICI बैंक जो कि 3 टाइम्स है। सो उसके लिए कई रीजंस भी थे जिसके कारण HDFC परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज को मैनेजमेंट ने एड्रेस भी किया है। एंड अगर इनकी इस बार की Q1 की नंबर्स भी देखें, टिल लास्ट ईयर इनकी ग्रोथ लास्ट कुछ क्वार्टर से इम्प्रूव होने स्टार्ट हो गए थे, बट बहुत ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट था। बट Q1 के जो बिजनेस अपडेट्स आए काफी रोबस्ट है। 15% प्लस डिसबर्समेंट ग्रोथ की बात की मैनेजमेंट ने। इवन डिपॉजिट ग्रोथ इनकी हेल्दी है और एसेट क्वालिटी वेल मेंटेन रहा है। तो अगर वैल्यूएशन इस हेल्दी ग्रोथ के सामने वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, एंड प्लस अगर FI बाइंग रिटर्न होती है तो डेफिनेटली HDFC बैंक पर भी द फर्स्ट वन जो कि उससे बेनिफिट करेगा। तो इस पॉइंट पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, एंड इसे डेफिनेटली फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखा जा सकता है। ओके, मीनवाइल राजेश पालवे ऐड हुए हमारे साथ पैनल में, उनकी ट्रेड लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। क्या पिक किया आपने? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे डिफेंस स्टॉक्स में हमें लगता है HAL पे फोकस किया जा सकता है। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो अब डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को निगोशिएट करते हुए देखने को मिला, और हमें लगता है कि यहाँ पे जैसे ही स्टॉक 45-30 का लेवल क्रॉस करेगा तो ये एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। तो HAL पे बाय करने की सलाह है। ऑन द डाउन साइड फ्यूचर्स में जो स्टॉप लॉस रखने होंगे वो होंगे करीब 4480 के आसपास, और टारगेट होंगे करीब 4600 से 4620 की तरफ। ओके, चलिए ये बात हो गई हेल की। कैश स्टॉक्स की बात करते हैं। एक बार एक स्टॉक दिखाइए जी एंटरटेनमेंट का, करीब 4% ऊपर है अभी ये स्टॉक, और एकदम से मूव आया इसमें पिछले कुछ मिनटों में। वॉल्यूम भी ज़बरदस्त हैं, 2 करोड़ शेयर प्लस के, तो एकदम से नज़र गई इस पर। और अब शुरुआत करते हैं कैश कॉल्स की। कैश कॉल्स के लिए गाबा सर हैं, सोमिल जी हैं, मानस जी हैं। गाबा सर, आपकी ट्रेड कैश में? मेरा ध्यान है आई थिंक इंडिया मार्ट पे। इंडिया मार्ट पे लगता है कि आपको मिलना चाहिए। ट्रेड 1950 पर स्टॉप लगाएंगे 1940, टारगेट रहेगा 1975 इंडिया मार्ट। ओके, इंडिया मार्ट पे आपकी बाय कॉल, पहला कैश कॉल। सोमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? कैश साइड पे मेरा ट्रेड होगा TBO टेक। TBO टेक में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड है। कुछ समय पहले मैंने सजेस्ट भी किया था। एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ है इस समय इन द वेरी शॉर्ट टर्म। 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लिया है इन द लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस। आज के ट्रेडिंग सेशन में ये जो ब्रेकआउट है, मुझे लगता है ये नया मूव है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1460, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 1650। ओके, चलिए मानस जी, आपकी ट्रेड कैश में? और देखिए, मेरा ट्रेड है सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे, जहां पर स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे
1644 1644 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, 1775 1775 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, सफारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर अच्छा खासा मूव बनता हुआ। कैश मार्केट के स्टॉक्स की बात हो ही रही है तो आज के हीरो की बात कैसे ना करें। जस्ट डायल जिसमें 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है, लेकर आइए स्टॉक ज़रा। और शानदार मूव क्यों आई इतनी तेज़ी नंबर्स के बाद? आज सुबह हमने मेंशन भी किया था इसे, क्यों बना ये हीरो ऑफ द डे, क्या क्या ट्रिगर्स हैं यहाँ पर, नूपुर से जानते हैं। नूपुर बताइए। सर नंबर्स तो आए हैं, साथ ही साथ मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट में बदलाव भी होते हुए नजर आए, वो ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे नजर आते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो क्वार्टर 1 के जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है 6.6% के आसपास है, ये 327 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज किया है। मार्जिन्स देखिए 26.7% के इस क्वार्टर्स में आते हुए नजर आए। इसके अलावा जो बाकी के पैरामीटर्स है वहाँ पर भी आपको प्रदर्शन अच्छा ही नजर आएगा। एक्टिव लिस्टिंग देखें तो 13% का बदलाव यहाँ पर आते हुए दिखा है। पॉजिटिव साइड पे 56 मिलियन के आसपास ये आंकड़ा आते हुए नजर आया। हालांकि जो यूनिक विजिटर्स है वो फ्लैट रहा है इस क्वार्टर में, 192 मिलियन के आसपास ये आंकड़ा आपको नजर आएगा। डेफर्ड रेवेन्यू 540 करोड़ के आसपास का रहा था क्वार्टर 1 FY27 में। कंपनी के पास देखें तो 6022 करोड़ का कैश और मार्केट कैप देखें इस कंपनी की तो 5760 करोड़ के आसपास की आती है। तो डेफिनेटली मार्केट कैप से ज़्यादा का कैश कंपनी की बुक्स में आपको नजर आएगा। पिछले कुछ समय में कंपनी ने 2 बायबैक भी किए। 2020 में 220 करोड़ का बायबैक किया था, 2016 में 165 करोड़ के आसपास का बायबैक कंपनी ने दिया था। हालांकि 2015 के बाद कंपनी ने कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, लेकिन इन सब से ऊपर जो टॉप लेवल में बदलाव है वो भी बाजार को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। जो कंपनी के फाउंडर MD एंड CEO है VSS मनी साहब, वो अब एग्जीक्यूटिव की जो भूमिका है वहाँ से हटने वाले हैं और उनकी जगह लेंगे मिस्टर दिनकर, जो कि CEO पद पर नियुक्ति इनको मिलती हुई नजर आई है। 10 जुलाई से ये लागू हो चुकी है। इनका एक्सपीरियंस देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से ये आते हैं। फ्लिपकार्ट होलसेलर स्ट्रैटेजी के हेड रह चुके हैं, तो एक्सपीरियंस के तौर पे काफ़ी रिटेल मार्केट हो या रिटेल कंज्यूमर का जो मार्केट है वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस लेके आते हैं। और साथ ही साथ CFO की भी बात करें तो मिस्टर दिनेश तनुजा जी जो है वो CFO के पद पर चुने गए, जिनकी जो इफेक्टिव जो ज्वाइनिंग होगी वो इसी महीने से होती हुई नजर आएगी। तो टॉप मैनेजमेंट में बदलाव हुए हैं, नंबर्स अच्छे हैं, जिसकी वजह से आज स्टॉक में 20% का अपर सर्किट है। शुक्रिया नूपुर इस पूरी चर्चा के लिए। और जस्ट डायल की इस तेजी का अगर आप देखें महत्वपूर्ण कारण देने के लिए, और विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जिस चैनल को आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, ये जिस समूह के अंतर्गत आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्वामित्व प्रबंधन के अंतर्गत, उसी समूह में कंपनी भी सम्मिलित है। तो हमने ट्रिगर्स की बात की है, बट प्राइस सेक्शन अगर आप कोई भी कर रहे हैं बाय सेल, प्लीज़ अपने सलाहकार की राय ज़रूर रखें। अब एक काम करते हैं, जरा आज के ऑप्शन ट्रेड्स ले लेते हैं, ऑप्शन ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। 3 ट्रेड्स आपके पास आएंगे। मानस जी, राजेश पालविया जी और पंकज जी के करके ट्रेड्स पिक करेंगे। मानस, ऑप्शंस में आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, ऑप्शन में बजाज ऑटो पे मेरा ध्यान है, जहां पर आप देखें तो इंटरडे चार्ट अगर देखेंगे तो वहां पर आपको इन्वर्स रेशियो पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा। तो बजाज ऑटो के ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं। 10,400 वाला कॉल ऑप्शन करीब 267 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 199 के लगा के रखने हैं और टारगेट सेट करने हैं 425 425 रुपए के। ओके, मीनवाइल अगली ट्रेड पर आऊँ उससे पहले एक बार कच्चा तेल रखिएगा। ब्रेंट क्रूड अब वापस 78 के नीचे आया है। पिछले कुछ मिनटों में मूव आया एकदम से। सुबह हम 79 समथिंग पर थे, याद रखिएगा। अब 77.85 पर इस समय कच्चा तेल आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव मार्केट के लिए। राजेश जी, आपका ट्रेड ऑप्शंस में? तो अनुज जी, यहाँ पे केफिनटेक पे फोकस है। अगर हम देखें तो आज ओपन इंटरेस्ट भी काफी अच्छा ऐड होते हुए दिख रहा है और स्टॉक में टेक्निकल सेटअप भी देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। 920 एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। अपसाइड के टारगेट इस कॉल ऑप्शन के एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 45 रुपीज की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 22 रुपए के आसपास। ओके, केफिनटेक की 920 की कॉल आपको पिक करनी है। पंकज जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, बजाज फाइनेंस के 1020 के कॉल के ऊपर नजरें हैं। 25 रुपए 85 पैसे के आसपास ये काउंटर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 21 रुपीज 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके 35 रुपए के टारगेट के लिए इसके अंदर प्ले किया जा सकता है। ओके, चलिए ऑप्शन ट्रेड्स पूरी हुई सारी की सारी और मार्केट फिर से अब
अच्छे मोमेंटम में है और बैंक निफ्टी भी अब करीब करीब 100 पॉइंट नीचे है। एक स्टॉक है लेकिन जो आज थोड़ा सल कर रहा है वो है भारत डायनामिक्स। लेकर आइए एक बार ज़रा। और एक और चीज़ आपको बताऊं, काफ़ी सेलिंग हुई है इसमें क्योंकि कैश में 3.5% नीचे है, एफ.एन.ओ में 5.5% नीचे है और 10.5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है यहाँ पर। और अगर आप डिस्काउंट देखेंगे तो करीब करीब 40 रुपये का डिस्काउंट है। तो मतलब शॉर्टिंग काफ़ी हुई है यहाँ पर, ना सिर्फ एक सेलिंग है बल्कि एक डायरेक्शनल शॉर्ट कॉल भी लिए गए हैं यहाँ पर। क्यों, आखिरकार कंचन से जानते हैं कि ट्रिगर्स क्या रहे इस स्टॉक में गिरावट के। कंचन बताइए। जी, अगर हम इस टाइम पे बात करें बीडीएल की तो 3-3.5% की गिरावट इस टाइम पे आपको देखने को मिल रही होगी। दरअसल सरकार जो है अब मिसाइल बनाने का काम प्राइवेट कंपनीज को भी दे सकती है, ऐसा बाजार में जो है सुनने में आ रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एस्ट्रा मिसाइल की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री जल्द ही एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो ला सकती है। इसमें प्राइवेट इंडियन कंपनीज जो भी है उनको एस्ट्रा मार्क 2 बनाने के लिए इन्वाइट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो कंपनी मानी जा रही है आती हुई आपको दिखाई देगी वो काफ़ी बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स है, जैसे कि अडानी, साथ में भारत फोर्ज, टाटा ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप की एंट्री यहाँ पे हो सकती है। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज इस टाइम पे जो भारत डायनामिक्स की मौजूदा कैपेसिटी है एस्ट्रा मार्क 2 को बनाने की, वो डिमांड को यहाँ पे फुलफिल करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब तक हम जानते ही हैं कि बीडीएल या इकलौती ऐसी कंपनी है जो इसको पूरा करता है प्रोडक्शन को, लेकिन अब अगर ऐसा रूल आ जाता है तो जो एक्सक्लूसिविटी है वो आपको कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई देगी। अब खबर सिर्फ यही नहीं है बल्कि बाजार में ये भी बातें चल रही है कि सरकार प्रलय मिसाइल जो कि 500 किलोमीटर की रेंज है उसका प्रोडक्शन का काम भी प्राइवेट कंपनीज को दे सकती है। प्रलय बेसिकली एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इससे होगा क्या, जितने भी बड़े प्राइवेट ग्रुप्स हैं वो मार्केट में आएंगे जिनके पास ज्यादा कैपिटल है, तो प्राइसिंग पार भी यहाँ पे बीडीएल की आपको खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है और जो ऑर्डर की कैपेसिटी है वो भी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दे सकती है। इन खबरों के चलते यहाँ पे एक जो प्रेशर है वो आता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज किसी की भी एक्सक्लूसिविटी अगर छीनने की बात आएगी तो प्रेशर तो आएगा ही। ओके, बीडीएल अगर आप देखें इस सेटबैक से अगर आप देखें तो ये स्ट्रगल करता है 1297। स्नेहा जी, आपका व्यू क्या है? आई मीन एटलीस्ट ये वो सेगमेंट है जिसमें अब तक सरकारी कंपनियों का अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक ये खेमा उन्हीं के लिए था, है ना। अब अगर निजी कंपनियों की भागीदारी भी होती है इस सेगमेंट में, जैसे एचएल के केस में हुआ था, है ना, जब नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स में और प्रक्रिया में उनको शामिल नहीं किया गया था तो बाजार ने नेगेटिवली लिया उसको। अब इस पर बीडीएल पे एक सेंस अगर आपको लेना हो और इस डेवलपमेंट का, तो आप कैसे रीड कर रही हैं? क्या थोड़ा फॉर द टाइमिंग आप बीडीएल से दूरी बना के रखेंगे क्या? वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से बीडीएल में डेफिनेटली इंक्रीजिंग कंपटीशन का प्रेशर तो डेफिनेटली देखने मिलेगा, स्पेशली जब डीप पॉकेट्स इसमें घुस रहे हैं। तो थोड़ी तो जो ऑर्डर बुक है वो डाइवर्सिफाई होके दूसरे प्लेयर्स के हाथ में डेफिनेटली स्लिप करेगी। तो वो एक प्रेशर कंपनी को झेलना पड़ेगा। और मोरओवर अगर आप इनके Q4 के नंबर्स अगर आप वापस याद करोगे तो Q4 में इनके ऑलरेडी काफ़ी एग्जीक्यूशन चैलेंजेस इन्होंने फेस की थी, जिसके कारण मैंने काफ़ी सप्लाई बॉटलनेक्स थे क्रिटिकल कंपोनेंट्स से रिलेटेड, जिनके कारण के नंबर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड थे। एंड जो पोस्ट मैनेजमेंट कमेंट्री जो हमें समझ में आई थी कि पूरे FY27 में उन्हें ये थोड़ी सी सप्लाई बॉटलनेक फर्दर फेस करनी पड़ेगी। तो ये जो बहुत मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स है उनके डिले के कारण इनकी एग्जीक्यूशन तो ऑलरेडी इम्पैक्टेड रहेगी। इसके कारण इनकी जो फर्दर न्यू ऑर्डर्स लेने की कैपेसिटी है वो भी इससे इम्पैक्टेड हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये जो न्यू प्लेयर्स जो एंटर करेंगे इस स्पेस में उनके लिए एक वो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो मेरी सलाह है एक बार बीडीएल के काउंटर से थोड़ी सी दूरी बनाए रखना बेटर रहेगा, थोड़ी सी क्लैरिटी इमर्ज हो जाए प्रॉब्ली Q1 के कॉन कॉल के बाद में, तो उसके बाद इसे फ्रेश देखा जा सकता है। ओके, चलिए 4 का चौका ले लेते हैं फिर। अब ये बात हो गई बीडीएल की, और 4 ट्रेड्स आपके लिए सस्ता ऑप्शन ट्रेड राजेश पालवे जी से लेंगे, फिर चलेंगे राजेश सातपुते जी के पास एफ.एन.ओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए सौमिल जी, और मिड कैप फंडा के लिए स्नेहा पोद्दार जी हैं आज हमारे साथ। तो राजेश पालवे जी, आप शुरुआत करें सस्ता ऑप्शन। तो अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में हमें बंधन बैंक पसंद आ रहा है। बंधन बैंक को देखें तो एक अच्छे अप ट्रेंड में है और स्टॉक में अब जिस तरीके से मूव बन रहे हैं
यस अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को अब यहाँ पे निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है और हमें लगता है एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। बंधन बैंक का 215 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 12 रुपए तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 4 रुपए के आसपास। ओके, बंधन बैंक 215 की कॉल। आज का फिर सुपरस्टार अब पिक करते हैं राजेश सतपुते जी से। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर ऑटो स्टॉक्स पे है और उसमें से जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर का चार्ट देखिए, एक रिवर्सल है 3600 के लेवल से 3693 करंट प्राइस है। हमें लॉन्ग करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3660। इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा या रेजिस्टेंस वो आता है करीबन 3780 के आसपास। टीवीएस मोटर बाय। ओके सौमिल जी, आपकी ट्रेड? मेरी ट्रेड होगी मदरसन पर। मदरसन एक अपट्रेंड में है, मीडियम टर्म अपट्रेंड में है। आज के ट्रेडिंग सेशन में इनफैक्ट लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेट हो रहा है जस्ट अबव 40 डेली मूविंग एवरेज एंड लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड ऑन द डेली चार्ट्स। अब ये कंसोलिडेशन में एक्सपेक्ट करूंगा कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा बिकॉज ये कंसोलिडेशन लोअर बोलिंगर पे हुआ है और 40 डेली मूविंग एवरेज पे हुआ है और वो लेवल्स नीचे की तरफ टूटे नहीं है। सो ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा, ये प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस रखेंगे 140 पर और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 153। ओके, इस समय मदरसन आप 144 पे बाय कॉल है। अब चलते हैं आज के मिड कैप फंडा कॉल के लिए स्नेहा जी के पास। स्नेहा जी क्या पिक कर रही हैं आप? मैं मिड कैप फंडा में नायका को पिक कर रही हूँ। तो बेसिकली नायका की दोनों ही सेगमेंट ब्यूटी एंड फैशन उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। इनफैक्ट उनकी जो FY30 की जो टारगेट है ब्यूटी बिजनेस को अबाउट 2.5 टाइम्स ग्रो करने की और फैशन बिजनेस को अबाउट 3 से 3.5। फैशन बिजनेस से इनफैक्ट ये बहुत शार्प टर्न अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे मार्जिन इनकी शार्प इंप्रूवमेंट दिखा के 10% प्लस एबिटा मार्जिन की तरफ मूव करेगी बाय FY30। तो दोनों ही सेगमेंट में काफ़ी ट्रैक्शन है एंड ये एक इनकी जो ओमनी चैनल बिजनेस स्ट्रैटेजी है बहुत ही अच्छी वर्कआउट कर रही है। तो नायका लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 370। ओके, तो यहाँ पे आपकी कॉल हो गई एफएसएन ई कॉमर्स। नायका बेस्ट परफॉर्मर सो फार। आई मीन जून और जुलाई में अगर आप जोड़ के देख लीजिए, ठीक है अभी कोइन इट्स डाउन अबाउट 3.75%, बट बहुत शानदार परफॉर्मर रहा। 4 कॉल साइज सस्ता ऑप्शन पहला ट्रेड आया और राजेश पालवी जी ने पिक किया वो पहला ट्रेड, और ट्रेड था वो बंधन बैंक की 215 की कॉल। और उसके बाद आज का एफएन सुपरस्टार वो राजेश सतपुते जी ने पिक किया। ट्रेड रहा वो राजेश सतपुते जी का आज टीवीएस मोटर्स फ्यूचर्स। सडनली अगर आप देखें टू व्हीलर स्पेस में, ये माना जी ने बजाज ऑटो की बात करी, राजेश जी ने टीवीएस की। समय मदरसन यहाँ पे 144 पर सौमिल जी का बाय कॉल, और जो आज के मिड कैप फंडा कॉल रही आपकी स्क्रीन पर वो थी एफएसएन ई कॉमर्स नायका। निफ्टी 24,235 ऑलमोस्ट हम 12:51 का जो हाई था उस स्विंग को टेस्ट करने जा रहे हैं, और निफ्टी बैंक इज ऑलमोस्ट एट डे हाई, और जो हमारा शुक्रवार का स्विंग हाई था वो करीब 260 के आसपास था। ऑलमोस्ट उस जोन की तरफ जाते हुए एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ। अच्छा स्नेहा जी, मैं थोड़ा ट्रेड पे कम फोकस कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अर्निंग सीजन चल रहा है तो एक व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। वोल्टास और ब्लू स्टार इस, क्योंकि जून में काफ़ी डेफिसिट गया था रेनफॉल में, तो गर्मी काफ़ी थी, है ना। मेरे ख्याल से अप्रैल मई जून की जो सेल्स फिगर थी वो थी भी बहुत स्ट्रॉन्ग। क्या कह रही हैं आप? एक कॉन्ट्रा कॉल लेनी चाहिए क्या इस वक्त, क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स जो है वो लोअर ट्रैजेक्टरीज में इस वक्त अभी भी? देखिए वोल्टास और ब्लू स्टार दोनों ही समर सीजन में बेटर करने चाहिए, बट मेरे ख्याल से ब्लू स्टार थोड़ी सी बेटर ऑफ रहेगी। वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ आप 18 to 20% एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर में, और वहाँ पे स्पेशली इनके जो यूसीपी सेगमेंट है वहाँ पे एक बेटर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एबिटा मार्जिन्स भी मोर और लेस स्टेबल टू थोड़े से स्लाइटली बेटर ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ब्लू स्टार के कंपैरिजन में अगर आप वोल्टास की बात करते हैं तो वोल्टास के नंबर्स थोड़े से कंपैरेटिवली वीक रहेंगे। वोल्टास में बेसिकली अराउंड आप रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 20% देख सकते हैं, बट वहाँ पे मार्जिन्स शायद हमें
स्टेबल या थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो ब्लू स्टार की क्योंकि यूसीपी सेगमेंट जहाँ पे मार्जिन्स बेटर ऑफ रहते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन हाई रहेगी, सो ब्लू स्टार कंपैरेटिवली बेटर ऑफ रहेगा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इन Q1। ओके, चलिए ये हो गई बात आपकी ब्लू स्टार पर। अब बात करते हैं अर्निंग सीज़न की। कल एक ही इम्पॉर्टेंट नंबर है, टाटा एलेक्सी। जानते हैं दिवाली से कि क्या एक्सपेक्ट करें। LTTS भी है लेकिन वो अब एफ.एन.ओ का हिस्सा नहीं है, एफ.एन.ओ में टाटा एलेक्सी है। दिवाली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाटा एलेक्सी से? टाटा एलेक्सी के नंबर्स मिक्स रहेंगे, हालांकि रुपी रेवेन्यू और डॉलर रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, बट एबिटा मार्जिन्स और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में इनके हेल्थ केयर सेगमेंट की जो डील्स थी वो डिले हुई थी, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला था, तो वो काफ़ी क्रूशल फैक्टर रहेगा इस बार के अर्निंग्स में कि एग्जैक्टली स्टेटस क्या है उन डील्स का या फिर नई डील्स का। ओवरऑल अगर नंबर्स देखें तो रेवेन्यूज 1033 करोड़ आ सकते हैं रुपी रेवेन्यू, जो कि 4% के आसपास की ग्रोथ रहेगी। ऑल दो एडजस्टेड पैट 220 करोड़ से घटकर 203 करोड़ आ सकता है, जो कि 8% के आसपास का ड्रॉप रहेगा। एबिटा फ्लैट रहेगा विद नो चेंज। मार्जिन्स में 70 से 80 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नेगेटिव साइड पर। 23.8% पर एबिटा मार्जिन्स आ सकते हैं वर्सेस 24.6%। हालांकि जो डॉलर रेवेन्यू रहेंगे सीक्वेंशियल बेसिस पे, वहां पर मार्जिनल 1.2% के आसपास की ग्रोथ रहेगी। $109 मिलियन का ये आंकड़ा आ सकता है। दरअसल हेल्थ केयर सेगमेंट में थोड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी इस बार में। जो मीडिया एंड कम्युनिकेशन डील्स हैं बड़े साइज की, वहां पर रैंप अप देखने को मिलेगा, जो कि ओवरऑल सपोर्ट करते हुए दिख रहा है रेवेन्यूज को। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस इनका ओवरऑल स्टेडी रहेगा। जो OEM लेड प्रोग्राम्स हैं उनसे सपोर्ट मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को। मार्जिन जो डिक्लाइन हो रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जो इनके फुल क्वार्टर का वेज हाइक इम्पैक्ट है वो इसमें देखने को मिलेगा। जो कंसिस्टेंटली AI में कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसकी वजह से मार्जिन में 70 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट रहेगी कॉमेंट्री, स्पेशली FY27 के ग्रोथ आउटलुक को लेकर। डिमांड अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स कैसी बनी हुई है, मार्जिन रिकवरी को लेकर क्या गाइडेंस कंपनी शेयर करती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डील रैंपम्स को लेकर अलग अलग सेगमेंट्स में कैसी हैं। तो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बट नंबर्स मिक्स रहेंगे। नंबर्स मिक्स रहेंगे। शुक्रिया दीपाली। ये बात होगी टाटा एलेक्सी की। मीनवाइल एक बार लेकर आइए पेटीएम का चार्ट वापस। और क्या वन वे रैली रही है पेटीएम में, और अब हम 1400 क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं पेटीएम पर। ज़बरदस्त मोमेंटम इस समय स्टॉक में। ये स्नेहा जी हो क्या रहा है इस स्पेस में? अगर आप देखें पेटीएम में अच्छे मूव हैं, पाइन लैब्स में भी ठीक ठाक मूव हैं, एक दो और स्टॉक्स हैं जैसे, मतलब रिलेटेड तो नहीं है लेकिन जैसे फिनो पेमेंट्स बैंक है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये इस स्पेस में क्या व्यू है आपका? देखिए पेटीएम काफ़ी टाइम बाद उसमें एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिली है, एंड इनकी बेसिकली जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है वहाँ पे काफ़ी लोगों को होप है, बिकॉज इनकी पहले जितने भी इश्यूज थे वो अब रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड होपफुली यहाँ से क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग के थ्रू पेटीएम बेनिफिट करना चाहिए। इनफैक्ट इनकी जो ओवरऑल मार्जिन्स है उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, स्पेशली क्योंकि कंपनी ने जो AI लेड जो कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स इंप्लीमेंट किए थे, तो वहाँ से इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। तो आउटलुक काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है, एंड जैसे जैसे कॉस्ट लोअर होती जाएगी और ओवरऑल क्रॉस सेलिंग के थ्रू इनके जो नंबर्स इंप्रूव होते जाएंगे, तो उससे मार्जिन पे क्लियर एक एक्सपेंशन दिखाई देगा, एंड जिसके कारण आपको ओवरऑल FY27 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 45-50% अर्निंग्स ग्रोथ की इनफैक्ट हमारी एस्टिमेट्स भी है, तो इसके कारण ये आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है। ओके, मीनवाइल मार्केट डे हाई पर आप देखिए 24,250 अब हम इसे क्रॉस कर रहे हैं। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है, और आज का हाई था 24,259.8, तो शानदार मोमेंटम इस समय मार्केट में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एबिकस म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर प्रतीश कृष्णन जुड़े हैं, इनसे बातचीत होगी। अब प्रतीश जी गुड आफ्टरनून। CNBC आवाज़ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक शायद हमारी इस मंच पर पहली बार बात हो रही है। इस समय आपका मार्केट को लेकर क्या नज़रिया है? क्या लग रहा है कि मार्केट में जो मोमेंटम बना है पिछले कुछ दिनों में, और जिस तरीके से ख़राब खबर पर भी मार्केट अब नहीं गिर रहा है, एक साइन ऑफ पॉजिटिविटी है? हाँ, देखिए लग रहा है कि काफ़ी साइन ऑफ पॉजिटिविटी है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि लास्ट 2 साल में मार्केट हैज़ बीन इन एक कंसोलिडेशन फेज जो है वो हो चुका है। सितंबर 24 में जो पीक था, एंड इंडेक्स इज स्टिल probably not cross that peak. So almost
अगर आप कोई भी इंडेक्स ले लो, निफ्टी मिड कैप या निफ्टी 500, एक बड़ा कंसोलिडेशन फेस हो चुका है। एंड इन द इंटरिम जो काफी पॉलिसी मेजर्स आ चुकी है गवर्नमेंट की, इन टर्म्स ऑफ द बजट, इन टर्म्स ऑफ द आरबीआई लिक्विडिटी और द रेट कट्स, द सीआरआर कट, एंड ये भी देखा है कि हमने लास्ट 3 to 4 क्वार्टर्स में अर्निंग्स में काफी रिवाइवल का एक दिख रहा है, काइंड ऑफ एटलीस्ट एक रिवाइवल फेस आ चुका है, एंड दैट विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट couple of quarters. So probably market is factoring that, and जो ग्लोबल कंसर्न्स थे, दिस एटलीस्ट काफी लग रहा है जो कंसर्न्स है वो रिसीड हो रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो क्रूड इज काइंड ऑफ सेटल्ड, सो इन दैट सेंस देयर इज सम बुयोंसी का एक स्कोप दिख रहा है. ओके, एक स्पेस जहां सबसे ज़्यादा रिवर्सल आया है वो है आईटी, लार्ज कैप आईटी. पिछले 2-3 दिनों से ज़बरदस्त मोमेंटम है इस समय. हालांकि जब भी मेरी बात हुई है एबेकस से, अभी आईटी पर बहुत ज़्यादा कोई व्यू नहीं लिया गया है, लेकिन क्या इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद और कुछ कमेंट्री के बाद कुछ चेंजेस लग रहे हैं आपको यहाँ पर? नहीं, आईटी सेक्टर में काफी करेक्शन आ चुका है, ऑलमोस्ट 30-40%. बट जो कंसर्न्स थे हमारे इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ जो है एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द अर्निंग्स, वो अभी भी काफी है, मींस इन टर्म्स ऑफ. सो द हाउस व्यू हमारा ये रहा है कि ये सेक्टर जरा वेट एंड वॉच काइंड ऑफ मोड है, एंड अनसर्टेनिटी द नियर टर्म में एटलीस्ट 6-9 months विल रिमेन. हर सेक्टर का कंसोलिडेशन फेस होता है. दिस इज गोइंग थ्रू दैट फेज टुडे. सो एज ऑफ नाउ हमारा व्यू ये है कि आईटी में इट्स काइंड ऑफ वेट एंड वॉच फॉर नाउ, एंड टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफी अलग एक बड़ा लैंडस्केप है. सो वी आर प्लेइंग थ्रू द फिनटेक्स और द अदर नेम्स. अच्छा प्रीतेश जी, कई बार कुछ चीज़ें जो होती है ना वो टेक्निकली बहुत प्ले करती हैं. कई बार जैसे आप देखिए ना, पूरा जो वो बहुत नाजुक फेज था अप्रैल मई जून का, उस वक्त बाजार ने एक फ्लाइट टू सेफ्टी ली, फार्मा में कैपिटलाइज किया. निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर ऑल टाइम हाई पे आ गए. अभी थोड़ा प्रॉफिट्स को अपने फार्मा में कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, या फिर आपको लगता है नहीं हमें फार्मा में हेल्थ केयर में पैसा बनेगा अभी भी? हम जो देख रहे हैं, जो आईपीएम का नंबर्स जो आ रहा है इज फैली स्ट्रॉन्ग. इवन जून का नंबर्स इज ऑलमोस्ट लाइक गुड डबल डिजिट्स. प्रीवियस मंथ वाज ऑलमोस्ट very good double digits. Also from a export point of view, जो rupee depreciation है, इसका benefit definitely इस quarter में आएगा in terms of the broader margin profile and all. So pharma seems to be in a fairly fairly good space overall, and it's a fairly large sector for us in terms of the जो generic pharma हो या फिर hospitals हो या फिर CDMO हो. So all the three areas is something which looks interesting today. अच्छा, ऑटो पे आपकी पता जी राय क्या है? क्योंकि क्लियरली ऑयल शॉक मतलब पिछली बार भी था, लेकिन वो 2 डेकेड पहले था, है ना, जब 147 का हमने क्रूड देखा था. बट इस बार लोगों में ईवी की तरफ बढ़ने की, शिफ्ट करने की जो एक अगर आप देखें टेंडेंसी नज़र आ रही है, वो पहले कभी नज़र नहीं आई ना. और इसका बहुत एक बड़ा एडवांटेज है टाटा मोटर पीवी की. अगर आप देखें तो जो उनकी पंच गाड़ी, उसके वॉल्यूम्स बहुत अच्छे रहे, नंबर्स बहुत अच्छे रहे. आप ऑटो में कैसे अलाइंड हैं इस वक्त? क्या हम सारी ऑटो कंपनियों पर फोकस करें, या फिर जिनका ईवी पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है एज ऑफ नाउ उस पर फोकस करने का वक्त है? ये काफी सेलेक्टिव अप्रोच रहा है ऐसे हाउस इन टर्म्स ऑफ द ऑटो साइड. बट हैविंग सेड, जो ब्रॉडर जीएसटी कट्स का जो बेनिफिट है दैट वी आर सीइंग अक्रॉस ऑल द ऑटो प्लेयर्स, बोथ द passenger vehicles as well as the two-wheeler kind of segment. But within this space, हम ये भी देख रहे हैं जो कंपनीज है जिसकी लॉन्च साइकिल काफी अच्छी होने की संभावना है, एंड काफी जिसको सक्सेस मिल सकता है आगे जाके, उस टाइप का स्टॉक्स is what we are looking at from a portfolio point of view. So in that sense, we are positive on the auto space, both the OEMs as well as the auto tank, जिसमें काफी एक्सपोर्ट्स की भी पोटेंशियल है in terms of the revenue growth wise. प्रतीश जी, ये लार्ज कैप बैंक्स पर अब क्या व्यू बन रहा है, खासतौर से प्राइवेट बैंक्स में? क्योंकि एक समय था जिसमें ये स्टॉक्स चलते नहीं थे, एफआई सेलिंग या कोई ना कोई रीजन था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में शानदार मूव्स हैं यहाँ पर, और थोड़ी सी एफआई की सेलिंग भी कम हुई है. Sure. हमने देखा है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट लाइक 17% क्रेडिट ग्रोथ. Even normalized credit growth of 15% अगर assume करके चले, it's a very healthy number for the banking sector. And NIMS का जो
प्रेशर है दैट सीम्स टू बी काइंड ऑफ कम हो रहा है काइंड ऑफ ऑन द निम्स पॉइंट ऑफ व्यू. एंड वैल्यूएशंस, दिस इज ये एक सेक्टर है जहाँ पे वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है इन टर्म्स ऑफ द लास्ट 3-year एवरेजेस और 5-year एवरेजेस. एक बड़ा इम्पैक्ट आया है बिकॉज ऑफ द एफआई आउटफ्लो, जिसे आपने बताया. अगर एफआई का जो आउटफ्लो, अगर इवन इफ देयर इज सम रिडक्शन और समथिंग, वी विल सी इंटरेस्ट कमिंग बैक टू द बैंकिंग सेक्टर. सो प्राइवेट बैंक्स हमारे लिए काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल स्पेस, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, नीम कंप्रेशन एंड वैल्यूएशन. एंड फाइनेंशियल स्पेस, जो ओवरऑल स्पेस है, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है हमारे लिए. ओके. और कोई स्पेस जहाँ पर इस समय आप बुलिश हैं, या अगर, क्योंकि आप काफ़ी नए फंड्स लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पर आप पैसा डालना चाहेंगे इस समय? हाँ, तो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग थीम जो है काफी अच्छा स्पेस है. रूपी हैज डिप्रिशिएटेड ओवरऑल, नॉट जस्ट दी अक्रॉस दी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज जो है, रूपी काफी डिप्रिशिएट किया है कंपेयर टू चाइना एंड ऑल. सो द मैन्युफैक्चरिंग थीम्स, प्रिसिशन इंजीनियरिंग, the broader like chemicals, उस टाइप का जो स्पेस है looks fairly interesting overall. That is one. And second, जैसा मैंने बताया, फाइनेंशियल्स भी काफी इंटरेस्टिंग है. एंड थर्ड इज ऑन द कंज्यूमर सेगमेंट, जो अर्बन कंजम्पशन जो है, उस टाइप के थीम्स हमें काफी अच्छा लग रहा है. अच्छा प्रतीश जी, अगर मैं इस वक्त आपका एक एफएमसीजी पे व्यू चाहूँ, है ना, हालांकि आपने कंजम्पशन पे टिप्पणी करी, इस बार के जिस प्रकार के अपडेट्स थे ना, आई मीन मिड टीन्स ग्रोथ, अगर आप देखें मैरिको को देखिए, आप डाबर को देखिए, उन्होंने अपडेट दिए, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आई थिंक जो जून में डेफिसिट गया मानसून का, हालांकि बहुत ज़्यादा जगह जो है वो डेफिसिट शायद जुलाई की शुरुआती रेंज में कम हुआ है, बट स्टिल मेजर डेफिसिट परसिस्ट. आप एफएमसीजी पे क्या व्यू लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस है जो कि 2024-25 और ऑलमोस्ट थर्ड ईयर अब तक पैसा सीरियसली बना नहीं है यहाँ पर. Yeah, I think this sector I'm referring to staples in general. I think earnings growth, जो top line growth है, concern रहा है over the last 4 to 5 years, and that concern still remains. But इनको जो inflation का जो benefit है, इनको inflation का benefit हमें दिखाई देगा. So tactically एक opportunity है in terms of the overall staple space. But structurally हमारा view है कि in terms of अगर जो ब्रॉडर कंजम्पशन है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है, वो काफी स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है. बिकॉज इफ पर कैपिटल इनकम में जो इंक्रीज आने वाला है ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years, अगर एज ए इन्वेस्टर इफ यू हैव टू प्ले, देन द अदर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस इज समथिंग फॉर मोर स्टेपल, फॉर मोर स्ट्रक्चरल. स्टेपल्स एक मोर टैक्टिकल काइंड ऑफ व्यू है. अच्छा प्रतीश जी, अभी आपके आने से पहले इस मंच पे हम बात कर रहे थे डिफेंस को लेकर. डिफेंस में ओवर द ईयर अगर आप देखें 2021-22 से अच्छा पैसा बना, बट 2024 के बाद से अगर आप देखें डिफेंस भी एक चैलेंजिंग फेज में चला गया. अच्छा, 2 इंसिडेंट्स हुए, आप देखिए, चाहे वो एचएल के केस में हुआ था, क्योंकि तेजस को लेकर उनकी काफ़ी डिले हुआ, एमका के प्रोग्राम से उनको बाहर रखा गया, है ना. और अब एक और बात हो रही है कि मिसाइल प्रोग्राम्स में अगर आप देखें निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ा सकते हैं सरकार, उनको एक यहाँ पर अंश मिल सकता है. आप डिफेंस में कैसे अलाइन है इस वक्त, और अगर इन बड़े बड़े ऑर्डर्स में, और चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो मिसाइल प्रोग्राम है, उसमें निजी कंपनियों की भागीदारी होती है, तब आप इस स्पेस को कैसे देखेंगे, आपका डिफेंस पे आउटलुक क्या है इस वक्त? नहीं तो ये जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है आज की तारीख में, इन दैट सेंस डिफेंस एक हमेशा एक स्ट्रक्चरल स्टोरी की तरफ आ रही है डिफेंस ओवरऑल. And all the companies, order book is fairly strong, but execution एक बड़ा challenge रहा है in terms of from the order book perspective. So एक selective approach is required in terms of अगर आपको portfolio में कोई stock अगर interesting लग रहा है, तो you have to see the track record in terms of the implementation जो है, वो cycle देखना काफी जरूरी है. And valuations इसमें काफी expensive रहा है. So our approach has been very selective. Avoid stocks जहाँ पे delivery has been very very negative over the last 3 to 4 years. And जहाँ पे जिस कंपनी में टेक्नोलॉजी हो, जिस कंपनी में एक्सिक्यूशन काफी ठीक ठाक रहा है, उस तक की कंपनीज में हम काफी ध्यान दे रहे हैं.
ओके, एग्जीक्यूशन जहां डिले है, जहां ढीला है, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। प्रदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पहली बातचीत थी CNBC सेवास के मंच पे, अच्छी रही। आई होप आप निकट भविष्य में इस कार्यक्रम में फिर शिरकत करेंगे, फिर आपसे बातचीत होगी जब ये अर्निंग सीजन पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी सेक्टर्स पर निगाह रखने के लिए। निफ्टी लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, इट्स 2422 और बैंक निफ्टी करीब 58,180। अनुज, गजब संघर्ष किया इस बाजार ने आज, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस को भूला तो नहीं, लेकिन हाँ उसके बावजूद अच्छा रिएक्शन। कल के लिए क्या करें अनुज? बिल्कुल, देखिए वीरू, मैं कल की स्ट्रैटेजी पर आऊँ ना, इससे पहले मैं एक बार आपको परसिस्टेंट सिस्टम दिखाना चाहता हूँ। परसिस्टेंट सिस्टम्स लेकर आइएगा। मैं पता है क्यों इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। आपको याद है जिस दिन, पिछले हफ्ते की तो बात थी, जब इन्होंने वो कंपनी खरीदी थी और उसके बाद आपने देखा था कि हाय तौबा मचा था। 4300 उस दिन गैप डाउन हुआ था, और हमारी बात ये हुई थी कि दो चीज़ें हुई थी। एक तो समय ये बता देगा, और जो 4300 पर आपको शॉर्ट करने को कह रहे हैं वही 4600 पे आपको बाय करने के लिए कहेंगे, और आप रिग्रेट करेंगे अगर आपने आज इसको जाने दिया तो, इस मौके को। आई थिंक ये बहुत कम ऐसा होता है कि जो मार्केट इतनी जल्दी हमारी सुन लेता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हैंड ऑन हार्ट, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी एक हफ्ते के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर वो वाला मूव जो है ना वो पूरा प्ले होगा। सोचिए, फॉरगेट अबाउट जो 4300 पे शॉर्ट होगा, अगर आप 4700 पे भी शॉर्ट थे मान लीजिए, तब भी वहाँ से 500 रुपये ऊपर है। और मान लीजिए अगर आपने उससे पहले से लिया हुआ है मान लो, और उस दिन आपको एक 8-9% का नॉक लगा, उसके बावजूद स्टॉक में किस तरीके की रैली आई और क्या पैसा बना होगा। और ये मैं आपको बताऊँ, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में हर नी जर्क रिएक्शन सही हो। कई बार नी जर्क रिएक्शन पे ना सबसे अच्छी ट्रेड मिलती है। मेरे ख्याल से इस सीरीज़ की सबसे अच्छी ट्रेड परसिस्टेंट रही। हैंड ऑन हार्ट मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी चलेगी, लेकिन वो बाई चांस की बात है कि आईटी में भी एकदम से वापस से एक फ्लेवर लौटा और उस वजह से चल गया। मेरा मानना ये था कि वो इतना बड़ा जो गैप डाउन था वो पूरा रिकवर हो जाएगा, लेकिन उसको रिकवर करके और वहाँ से और करीब करीब 10% चल गया। ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं एक अजूबा है। तो ये तो खैर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट था जो रेस करना चाह रहा था। बाकी कल की स्ट्रैटेजी पर आई थिंक आज मार्केट ने आपको इनफ वर्डिक्ट दे दिया है कि आप अपनी पोजीशंस को कैरी करें कल के लिए, और चाहें तो थोड़ा सा एक हेज ले लें जैसे कि वीकेंड का था। वैसे अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ख़राब चीज़ हो जाए, मेरे ख्याल से मार्केट में कल एक अच्छा मूव मिलना चाहिए आपको। निफ्टी में एक 24,500 तक का मूव पेंडिंग है, और आज का प्राइस एक्शन काफ़ी ज़बरदस्त है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही मुझे लग रहा है कि 24,500 निफ्टी क्रॉस करेगा। और कई बार ना एक्सपायरी वाले दिन मार्केट सरप्राइज़ करता है, तो हो सकता है ऐसा कोई मूव आपको कल ही देखने को मिल जाए, प्रोवाइडेड कल गैप अप हो। तो सब कुछ ठीक रहा तो भले ही हम 300 पॉइंट दूर हैं, लेकिन इट्स पॉसिबिलिटी, मतलब परसेंटेज टर्म्स में 1% ही तो है, कोई बहुत ज़्यादा थोड़ा ना है। हाँ, जो भी करें थोड़ा सा अपने आप को चाहे तो एक हेज कर लें, जस्ट इन केस कोई रात को ओवरनाइट कुछ वापस चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। तो चलिए नूपुर के पास चलते हैं आज के डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर, कौन से स्टॉक्स पर फोकस? कंज्यूमर ड्यूरेबल एसी स्टॉक्स पे आते हुए नजर आ रहा है। डीलर्स की तरफ से दो स्टॉक है जहां पे बाइंग की रिकमेंडेशन आती हुई दिखे। पहला स्टॉक है वोल्टास, जहां पे हाई वॉल्यूम के साथ इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर जो है खरीदारी आती हुई नजर आ रही है। स्टॉक देखे तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 5% आपको ऊपर नजर आएगा। वॉल्यूम के लिहाज से देखे तो 16 लाख शेयरों के जो ट्रेडिंग ऑलरेडी स्टॉक्स में हो चुकी है, जो वॉल्यूम है 5 दिन के एवरेज के ऊपर आपको आते हुए नजर आएगा। दूसरा स्टॉक है इसी कैटेगरी से ब्लू स्टार, यहाँ पर भी डीलर्स की तरफ से खरीदारी की सलाह आती हुई नजर आ रही है। बड़ा मूव देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 3% तक के मूव्स आते हुए दिखे। वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली। डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम भी देखें तो आपको आंकड़ा ऊपर नजर आएगा। डीलर्स का मानना है कि प्राइस हाइक जो हुआ है फिलहाल 2.5 से 3% का, उसकी वजह से एक अच्छा खासा बेनिफिट आने वाले क्वार्टर्स और नंबर्स में देखने को मिल सकता है। तो पॉजिटिव व्यू बन रहा है ब्लू स्टार और वोल्टास पे। ओके, ब्लू स्टार। रुपर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीलर्स के अगर आप देखें क्या चेज करना है उसका एक विवरण आपकी स्क्रीन पे। अब एक काम करते हैं, यहाँ से डीलर ये BTC ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। कल की तैयारी करते हैं। एक्सपायरी डे, वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है 14 जुलाई की। राजेश सतपुत्र जी, क्या कैरी करेंगे आप? वीरेंद्र जी, देखिए मैं TCS को ही लेके जाऊंगा। मुझे लगता है कि आज TCS में जिस तरह से रेंज ब्रेकआउट है, इसका कल का टारगेट एज ए BT स्टिक होना चाहिए करीबन 2250 के आसपास का। तो 2250 के टारगेट के लिए TCS बाय रहेगा। स्टॉप लॉस होगा वीरेंद्र जी 2135 का। TCS ये हो गया बाय राजेश सातपुत्र जी की तरफ से। पंकज जी, आपकी ट्रेड कल के लिए?
अनुसार भेल के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। जबरदस्त वॉल्यूम के साथ में क्लासिकल ब्रेकआउट का पैटर्न यहाँ पर देखने मिला है। 409 रुपए 50 पैसे 410 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 405 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, 420 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, राजेश पालविया जी, आपका ट्रेड? तो वीरेन जी यहाँ पे GMR एयरपोर्ट पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड बना हुआ है और हमें लगता है ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। अपसाइड के टारगेट 118 120 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 112 रुपए के आसपास। मानस जी, आपकी ट्रेड कल के लिए? तो देखिए, टाटा एलेक्सी में खरीदारी करके जाएंगे अनुज जी। यहाँ पर स्टॉक ने हाई टॉप हायर बॉटम्स की कंफर्मेशन के साथ 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 3749 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 3950 के। ओके, टाटा एलेक्सी। प्रकाश सर, आपकी कल की कॉल मंगलवार की? मैं थोड़ा बॉटम से अप्रोच लूंगा। स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड। जगह अच्छी है बाउंस करने की, अगर करना है तो लगता है करेगा। पावर ग्रिड ट्रेड करा है 286 पर, स्टॉप लगाएंगे 284 पर, तो 2 रुपए का टारगेट रहेगा 290 मिनिमम। तो 1:2 है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड ये हो गई गावस्कर के पिक। सोमल जी, आपके पिक कल के लिए? मेरी ट्रेड रहेगी SBI कार्ड्स पर। SBI कार्ड्स ने प्रीवियस वीक का हाई ऊपर में कट किया है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आज क्लोजिंग आ रही है। एक रिवर्सल ट्रेड है ये। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी ऊपर की तरफ टूटी है। गुड सेटअप। यहाँ पर मेरा टारगेट होगा 660 पर और स्टॉप लॉस रहेगा 600। चलिए, ये हो गई BTST ट्रेड्स। अब चलते हैं वीरू के पास और जानते हैं कि आज की मार्केट ब्रेथ कैसी रही है। फिर में वीरू बताइए। बिल्कुल अनुज, बेहद शानदार ब्रेथ। और IT ने कमाल किया। और IT का ये आज का अगर आप देखें तो चलने का तरीका जो है वो आपको नज़र आएगा कि उसने एटलीस्ट 61 और 23 अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग रखी। ज़्यादातर IT था वो जो था वो स्ट्रॉन्ग था और 61 लॉन्ग्स यहाँ पे थे। हालांकि शॉर्ट काफ़ी था जो 115 का, बट स्टिल सुबह की तुलना में, याद रखिएगा, सुबह की तुलना में जो हालात हमें मिले थे और जिस प्रकार का गैप डाउन था, गिफ्ट निफ्टी करीब 210 अंक नीचे था, उसकी तुलना में इसको मैं शब्द को इस्तेमाल करूंगा बेटर, फार बेटर। लेके आइए ज़रा प्लीज़ एक बार लॉन्ग के पहली श्रेणी, कल्याण ज्वेलर्स, TCS, देन HL टेक्नोलॉजीज, BHL में फ्लैग जिसकी बात मैं कर रहा था, और यूनियन बैंक, मिड कैप PSU बैंक से अच्छा कर रहे थे। तो ये था कल्याण का सुपर स्विंग। बाकी वोल्टास आज वाइट गुड सेगमेंट में शॉर्ट कवरिंग थी। टाटा एलेक्सी, ब्लू स्टार, एम्फेसिस, KPIT टेक्नोलॉजीज, मिड कैप IT में शॉर्ट कवर। अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट की। ये कहाँ पे था? BDL। ये पूरा का पूरा स्पेस कोलैप्स हुआ उस खबर को जिसको हमने डिस्कस किया था, निजी भागीदारी इस स्पेस में। मनापुरम गोल्ड, बाकी GE वर्नोवा, नुवामा वेल्थ, ICICI लोम्बार्ड सब क्रैक हुए, सब में शॉर्ट था आज। और अगली स्लाइड आएगी यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग की, जहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। इसमें सबसे ऊपर क्या था? इंडियन बैंक, पोस्ट नंबर्स एक दिन मूव आया, फिर उसके बाद क्रैक हुआ। एंजल वन, एटर्नल, मारुति और साथ ही साथ इन्फो, जिन सभी काउंटर्स में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। एक बार लेके आइए एटर्नल। आज इसकी रैली थोड़ी पंचर हुई, मतलब पंचर शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूँगा मैं, मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बेस्ट परफॉर्मर था। या एक बार एटर्नल रखिएगा। एटर्नल ये करीब 285 पे। मानस, क्या टेक है आपका एटर्नल पे? मतलब आप इसे एक नॉर्मल कूलिंग ऑफ कहेंगे या फिर कोई शॉर्ट का स्कोप खुल रहा है इसमें? तो देखिए, मेरे ख्याल से तो केवल एक करेक्शन है। शायद ये करेक्शन थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, 280 या 278 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो एक पोजिशनल बेसिस पे एक लॉन्ग पोजीशन जाने की अपॉर्चुनिटी होगी। मेरा समझना है कि करेक्शन पे खरीदारी करें। 264 के स्टॉप लॉस से आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है। ऊपर की तरफ 310 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए, ये इटर्नल। एक पेटीएम पर व्यू लेना चाहूँगा। राजेश पालविया जी, पेटीएम का चार्ट देखिए, कोई व्यू यहाँ पर? लगातार शानदार मोमेंटम स्टॉक में। तो काफी स्ट्रांग मोमेंटम अनुज जी हमने पेटीएम में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखा। और जिस तरीके के अब मंथली चार्ट बन रहे हैं, ये एक बड़े चार्ट पे भी ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2025 के स्विंग हाई को अब ये ब्रेकआउट कर रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे अब ये स्टॉक अगर 1360 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसका नेक्स्ट मूव 1450 से 1500 की तरफ भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। तो पोजीशन होल्ड रखना चाहिए और 1355 के आसपास के स्टॉप लॉस ट्रेल करें। ओके, 197 कम्युनिकेशन 1388 पर, इस पर ये एक टेक्निकल व्यू।
आगे बढ़ते हैं, एक दो स्टॉक्स को और मार्क कर देता हूँ जो कि थोड़ा सा अगर आप देखें अच्छा कर रहे हैं और अच्छे एक क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पंकज जी, आपने BHL पे फोकस किया अभी, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के स्टॉक से भी आप इस वक्त थोड़ा सा घबरा नहीं रहे हैं। ऐसे में लॉरस पे आपका टेक क्या होगा? 1561 पे क्लोज हो रहा है, याद रखिएगा ये लॉरस का ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। यहाँ से क्या रोड मैप है इसके लिए आगे का? जी देखिए वीरेंद्र जी, ये हायर हाइज के फॉर्मेशन यहाँ पर बनते हुए नजर आए। पिछले 3 वीक में कंटिन्यूअसली हायर हाइज के फॉर्मेशन बने और स्ट्रेंथ जो है काफी इनहेरेंट लग रही है। अच्छे खासे वॉल्यूम्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। स्विंग हाइज के ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, 20 डे मार्क के ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये 1565 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार है और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 1650 रुपए तक ये काउंटर अपनी स्ट्रेंथ जरूर दिखा सकता है। अच्छी स्ट्रेंथ है और ये मोमेंटम अच्छा आ रहा है। और मैं एक बात सेंस कर रहा हूँ कि यहाँ पे जाते जाते आपका पूरा का पूरा जो टू व्हीलर बास्केट है, जैसे कि मैं कह भी रहा था, पहले मानस जी ने बजाज ऑटो पिक किया, फिर राजेश जी ने TVS मोटर्स पिक किया। TVS मोटर्स रखिएगा एट 3673। बेटर क्लीन चार्ट जो है TVS मोटर्स का भी है। हीरो मोटर कॉर्प थोड़ा सा इसमें मिसिंग है, एक बार वो भी रखिएगा। हीरो मोटर कॉर्प क्या कर रहा है? करीब 2948 पे, ये भी स्लोपिंग नॉर्मल चैनल से बाहर निकल रहा है। इंटरडे लो से काफ़ी रिकवर कर रहा है। बट राजेश पालवे जी, अगर मैं, हालांकि मैं तो शायद पूरे ऑटो पे ही बात करता, बट लेट्स फोकस ऑन दीज 3 स्टॉक्स फर्स्ट, टू व्हीलर स्पेस के। इनमें से ज़्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होल्ड करता है? अब हीरो मोटर को बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो होल्ड करेगा, बट हमें कुछ हद तक स्ट्रेंथ भी चाहिए ना, तो उसमें से आप क्या पिक करेंगे? बजाज ऑटो, TVS या फिर हीरो मोटर कॉर्प? तो वीरेंद्र जी देखिए, यहाँ पे अगर मुझे टेक्निकल स्ट्रेंथ देखना है तो अभी बजाज ऑटो में स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है। स्टॉक में देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज का देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए यहाँ पे हमें लगता है कि अगर ये 10,100 के ऊपर बना रहता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 10,700 की तरफ अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। तो बजाज ऑटो हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है, बट यस, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो अब यहाँ पे 20 डे 50 डे को निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है हीरो मोटर। तो जरूर ये हमारी लिस्ट में है और हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही 5,000 के लेवल को ये क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक अच्छा अप मूव टुवर्ड्स 5,150 से 5,200 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो जरूर यहाँ पे हमारी वॉच लिस्ट में हीरो मोटर भी है। 5,000 के लेवल का ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे। ओके, चलिए ये बात हो गई हीरो मोटर कॉर्प की। मार्केट में टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आई। आई थिंक शायद ज़्यादातर लोग पोजीशन कैरी करने से थोड़ा सा घबरा रहे हों इस वजह से। लेकिन एक दो स्टॉक्स और देखते हैं। आज सुबह हमने यूनियन बैंक की ट्रेड पिक की थी, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है, एक बार रखिएगा। मानस एक बार यूनियन बैंक देखिए वापस, कोई व्यू स्टॉक पर? देखिए, यूनियन बैंक का ने इंडिकेशन तो लास्ट सेशन में ही दिया था जब स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया था। आज 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है तो नेक्स्ट टारगेट 178 के आसपास का हो सकता है। तो अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो उसको बिल्कुल होल्ड करें और स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 166 रुपए 166 के नीचे लगा लें। यूनियन बैंक 170-54 पे क्लोज होता हुआ अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। और एक बार हम, मेरे ख्याल से इसमें SBI की बात बहुत हुई नहीं, बीच में हल्का सा जाते जाते जिक्र हुआ था, बट 1035 पे सुबह एक रिस्क था कि ये अपने कहीं सारे एवरेज के क्लस्टर को तोड़ ना दे, लेकिन जाते जाते अगर आप देखें तो इसने सारे एवरेज को रिगेन भी कर लिया, ठीक ठाक क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। पंकज, सिंस आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहले पिक किया था, मैं SBI पर आपकी राय चाहूँगा। हालांकि ये हफ्ता पूरा समर्पित रहेगा मिड कैप ये प्राइवेट बैंक्स की तरफ, शायद बाजार थोड़ा फोकस बाद में करे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, और क्रूड का बढ़ना शायद PSU बैंक्स को भाता भी नहीं है, बट स्टिल SBI पे आपका टेक क्या होगा? ये अभी रेंज बाउंड लग रहा है, इसे अवॉइड करें किसी ट्रेड के लिहाज से? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए पिछले 3 दिन से ये काउंटर एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 20 डेमा पिछले 3 दिन से तोड़ा हुआ नहीं है, ये उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो एक स्ट्रेंथ जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर डेफिनेटली लग रही है ड्यू टू दिस काउंटर ओनली। और ऊपरी लेवल पर मुझे लग रहा है ये काउंटर 1042 के ऊपर एक ब्रेकआउट के लिए रेडी है, क्यों तो ऊपरी लेवल पर जो है 142 से लेकर 45 की रेंज जो है यहाँ पर ब्रेकआउट की नजर आती है। ओके, मीनवाइल एक बार बैन अपडेट दिखाते हैं आपको। अब ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था हमने बैन अपडेट दिखाना, क्योंकि बैन में कुछ ज़्यादा अपडेट होते नहीं थे, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स बैन में जा सकता है। 114% पोजीशन हो चुकी है यहाँ पर। और अब मैं कहूँगा कि अब अगर
वीरू आपने इस ट्रेड में पार्टिसिपेट किया है तो ये मौका सही है पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि बैन में आने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और होता क्या है कि बैन में आने के बाद अगर तो आ गया बैन में, देखिए अगर तो बैन में आ गया तो आप स्पेशली अगर आपने कॉल में पोजीशन ली हुई है तो एग्जिट थोड़ी मुश्किल हो जाती है उस समय, क्योंकि फिर वो कोई सामने आपको फ्रेश बाय मिलेगा तभी आप उसकी एग्जिट करेंगे ना। तो इस वजह से तो अगर आपने ये जैकपॉट स्ट्राइक किया है तो थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये मेरा मानना होगा। खैर 114% के करीब पोजीशन हो चुकी है यहाँ पर इसमें कल्याण में। हालांकि राजेश सातपुते जी एक बार चार्ट देखिए, चार्ट पर कोई टायरिंग आउट साइन है या अभी भी स्ट्रेंथ है? हाँ अनुज जी, देखिए कल्याण ज्वेलर्स में एक रेजिस्टेंस था, मैं यहाँ पे वीकली चार्ट मैंने सुबह भी इसको देखा था, और वो चार्ट का रेजिस्टेंस बनता है करीबन 534 के आसपास। तो मुझे लगता है आज इसने जो हाई किया 532, तो ये जो टारगेट था दैट इज ऑलमोस्ट डन एट दिस लेवल। तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा अगर प्रॉफिट है तो एक बार के लिए बुक कर लीजिए। प्रॉफिट है तो एक बार के लिए बुक कर लीजिए। और सौमिल एक स्टॉक जो मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया भी है, और पीआई इंडस्ट्रीज 2564 पे लास्ट टाइम हमने मेरे ख्याल से इसमें जब आउटलुक लिया था, बात कर रहे थे हम, तो करीब करीब 2800 के आसपास था उस वक्त, 2550 की विजिबिलिटी थी। अब ऑलमोस्ट उस जोन को हिट कर ही चुका है। अब दिक्कत ये भी है कि आप पूरा सितंबर 22 से लेकर अब तक का जो पूरा बेस था उसको वायलेट कर चुके हैं, और दिक्कत ये है कि 2320 के आसपास आपका इस रेंज का लो है जो कि आपने छुआ था करीब अप्रैल 22 पे। तो लग क्या रहा है इस स्टॉक को लेकर इस वक्त? डाउन साइड कहाँ तक खुला है? अभी भी व्यू नेगेटिव रहेगा, स्ट्रगल कर रहा है ये स्टॉक एवरेजेस के ऊपर जाने के लिए भी। सो व्यू वुड बी डेफिनेटली नेगेटिव। यहाँ से मैं बाय करने की सलाह तो डेफिनेटली नहीं दूंगा। अगर शॉर्ट करना है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक नई टेरिटरी खुली है, ऊपर की तरफ एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 2630 पर एक स्टॉप लॉस रख के आप नीचे में एक टारगेट रख सकते हैं इन द वेरी शॉर्ट टर्म 2480। हावेवर मुझे लगता है कि अब ये नए लेवल्स ओपन हो गए हैं टिल 2450 इन द मीडियम टर्म आउटलुक। तो ये सारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रीवियसली एक मंथली और क्वार्टरली स्विंग लो है अराउंड 2450 और 2360 के आसपास 3 या 4 लोज है, तो वो एक क्रूशियल सपोर्ट जोन रहेगा। लेकिन इस समय व्यू नेगेटिव रहेगा, शॉर्ट करने की सलाह भी रहेगी। शॉर्ट, ये कुछ वीकनेस वाले काउंटर्स की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए अभी हमने जो डेरिवेटिव्स की ब्रेथ देखी थी, ब्रेथ डेरिवेटिव्स की वीक थी। हालांकि आप कह सकते हैं कि बड़ा गैप डाउन था, तो अधिकतर काउंटर्स जो है वो आपको जिनमें रिकवरी नहीं आई वो वहीं दिखाई देंगे, बट कुछ हैं स्टॉक्स कोलैप्स होने वाले भी। अभी बात हुई पीआई इंडस्ट्रीज़ की, एक स्टॉक और रखता हूँ, वरुण बेवरेजेस। अब वरुण बेवरेजेस का रखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मार्च, अप्रैल और मई ये बेस्ट परफॉर्मर था। स्टॉक 380 से लेके 560 तक गया था, और उसके बाद अब ऑलमोस्ट 50 लंबा चार्ट रखिएगा, इसका 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है, एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट उस पूरे स्विंग का। राजेश पालवे जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है? क्योंकि सारे एवरेजेस तोड़ चुका है, 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है, क्या लग रहा है अब यहाँ से कहाँ डाउन साइड लग रहा है आपको इसमें? तो देखिए नियर टर्म स्ट्रक्चर तो वीरेन जी यहाँ पे वीक हो चुका है, और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक यहाँ पे सीरीज ऑफ लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनाए, हमें लगता है जब तक अब ये 480 के नीचे रहेगा, फर्दर डाउन साइड हमें लगता है जो ओपन हो सकती है वो करीब 460 450 की तरफ भी स्टॉक फिसल सकता है। तो स्ट्रक्चर वीक है, अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे जब तक हम 480 के ऊपर वापस रिगेन नहीं करते। ये स्टॉक में हमें लगता है वीकनेस कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। ओके, वीकनेस कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी इस स्टॉक में। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ अगर कोई स्टॉक बंद हो रहा है तो वो है टाटा एलेक्सी, और सबसे ज़्यादा अगर आप देखें आईटी में एकदम हाईएस्ट पॉइंट है ये इसका। वैसे तो पूरा आईटी चला है लेकिन टाटा एलेक्सी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। इसके अलावा केपीआईटी ये भी थोड़ा स्ट्रेंथ में है। एक बार स्टॉक रखिएगा गावा सर, आप देखिएगा सोना BLW, सोना कॉम्स है इसका सिंबल, सोना कॉम्स। ये इसका चार्ट क्या कह रहा है? यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है मुझे, अब पता नहीं चार्ट पर कैसा लग रहा है, लेकिन आज तो कोई खास मूव नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से देख रहा हूँ। क्या व्यू है स्टॉक पर? 3 हफ्ते से एक पॉज मोड पर, इसका मतलब कि बिल्डअप हो रहा है। पॉसिबल जो आप कह रहे हैं शॉर्ट कवरिंग हो, स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 660 का, ट्रेड करें 670, मतलब 70 रुपए का स्टॉक है। अगर यहाँ से अप मूव मिला तो 800 भी जा सकता है, लेकिन अब पॉज मोड पर है, ट्रेंड मिसिंग है। अब ट्रेंड ऑन है लेकिन वो जो बायस चाहिए आज वो मिसिंग है। हो सकता है अप मूव मिले क्योंकि बेसिकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है सोना कॉम्स।
ओके, सोनाकॉम पे व्यू बाकी खूबसूरत चार्ट, और एक बार लेके आइएगा सोना BMW के बाद आप टाटा मोटर्स। जून में टाटा मोटर्स की जो वो पंच है ना, EV पंच, उसने काफ़ी, अगर आप देखें तो अच्छे नंबर्स कहा जा रहा है कि ये जनरेट किए हैं, तो उसका एक एडवांटेज लेता हुआ स्टॉक लगभग 340 380 पर। और आप समझिएगा कि पहली बार ये 17 जून के बाद ऑलमोस्ट 15 16 17 सेशन के बाद 10 डिमा को क्रॉस करता हुआ ये पॉसिबली, अगर आप देखें सेकंड लास्ट इस कार्यक्रम का स्टॉक होगा। बट राजेश पालवी जी, इसमें थोड़ी हंटिंग करना चाहेंगे आप क्या टाटा मोटर्स PV में? तो वीरेन जी, एक लोअर साइड से रिकवरी तो यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। हम यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन को और मॉनिटर करेंगे। 348 349 के लेवल को क्रॉस अगर ये कर लेता है तो कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट के साइन बनेंगे, और फिर स्टॉक में इवेंचुअली 355 360 की तरफ ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। एट दिस मोमेंट अगर जिन्होंने ट्रेड लिया है उन्हें यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा। वो होगा करीब 338 का, जो कि इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये 338 को होल्ड आउट करता है तो पॉसिबिलिटी है कि 355 360 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो रिकवरी का अटेम्प्ट यहाँ पे बिल्कुल आते हुए दिख रहा है। तो 338 के स्टॉप लॉस से पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ओके, चलिए एक काम करते हैं, 2-3 स्टॉक्स दिखाता हूँ आपको जहाँ पर आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। एक तो लेकर आइए स्विगी का चार्ट। स्विगी में आज डिसेंट प्रॉफिट बुकिंग है, करीब 2.5% नीचे ही स्टॉक। वैसे 2 दिन चलता है, उसके बाद फिर गिर जाता है स्विगी। इटर्नल हालांकि कम गिरा, स्विगी जितना नहीं गिरा, लेकिन फिर भी इटर्नल में भी आज थोड़ी सी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ये स्टॉक भी अब करीब डीलों के करीब है, 1.6% नीचे। और एक रखिएगा वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में पिछले 3-4 दिन से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और आज ये स्टॉक 14 के नीचे आया है, 1395 पर इस समय वोडाफोन आइडिया का चार्ट आपको दिखाई देगा। पॉसिबली आखिरी चार्ट चेक राजेश सातपुते जी स्विगी का करिए जरा एक बार। स्विगी क्या व्यू रहेगा? बहुत ही वीक काउंटर था, एक काउंटर टर्न रैली हुई, क्या आज वापस रिवर्सल के साइन है? अनुज जी, देखिए मुझे लगता है कि स्विगी में लास्ट थर्सडे जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ, फ्राइडे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन इसने इंपॉर्टेंट लेवल को वायलेट नहीं किया है। चार्टिकली 260 के ऊपर स्विगी का बायस पॉजिटिव है, काउंटर अभी भी अच्छा लग रहा है। इसका पोजिशनल अगर आप थोड़ा सा वक्त दे तो प्रोबेबली 310 से लेके 315 का टारगेट अनफोल्ड होगा, बट दिस इज अ पोजिशनल टारगेट, नॉट अ स्विंग टारगेट। टेक्निकल स्टॉप लॉस आपका 260 के नीचे होगा, 250 का। स्विगी आज बैकफुट पे आया, डिसाइसिवली एटर्नल बैकफुट पे था बस। और इनफैक्ट FSN ई-कॉमर्स थोड़ा सा, अगर आप देखें न्यू एज स्टॉक्स में आज प्रॉफिट टेकिंग का माहौल था। निफ्टी 24,206, तो ये साइकोलॉजिकल मार्क शायद हम अपने साथ लेके जाएं। चलते हैं अनुज के पास इस क्लोजिंग को देखने के लिए। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, अच्छी क्लोज। 24,000 पर शुरुआत हुई, 24,200 पर अंत, तो मतलब 200 पॉइंट की इंट्राडे रैली। अच्छा मूव निफ्टी के लिए माना जाएगा। 85 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर था, लेकिन आज का स्टार था निफ्टी IT। जी हाँ, करीब 3.5% यानी कि 1000 पॉइंट का मूव आपको निफ्टी IT में देखने को मिला। आज मिड कैप एकदम फ्लैट था, स्मॉल कैप एकदम फ्लैट था। हालांकि रिकवरी यहाँ भी हुई, लेकिन ऑलमोस्ट लास्ट टिक तो ग्रीन के ही आ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन जाते जाते एडवांसेस के फेवर में आया। 1600 बढ़ने वाले शेयर, 1500 गिरने वाले शेयर, तो अच्छा रहा मार्केट के लिए सेशन। सेक्टोरल गेनर्स में एक अकेला सब पर भारी, निफ्टी IT। जी हाँ, सबसे ऊपर करीब 3.5% के गेंस रहे। इसके बाद सीधा ऑटो में 0.5%। बाकी एक्चुअली ज़्यादा गेंस थे ही नहीं। लूजर्स पर आते हैं, आज के सेक्टोरल लूजर्स यहाँ पर आपको फिर भी नाम दिखाई देंगे। FMCG था, कैपिटल गुड्स था, और अच्छी खासे लॉसेस थे इन मेटल्स, डिफेंस, सब 3/4% के करीब नीचे थे। फार्मा एक्चुअली फ्लैट ही था, कोई खास नहीं। अब आते हैं आज के निफ्टी गेनर्स पर। निफ्टी गेनर्स लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। सारे IT नाम, TCS, HCL टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, 4 के 4 गेनर्स IT स्पेस से। उसके बाद बजाज ऑटो, यहाँ पर अच्छा मूव आया, करीब 2.5% आज ऊपर रहा। और NTPC ये भी करीब 2.25% ऊपर रहा आज ट्रेड में। लूजर्स में क्या क्या थे? ग्रासिम 2.5% नीचे था, टाटा स्टील में गिरावट आई थोड़ी सी, नेस्ले थोड़ा सा गिरा, इटर्नल ये अभी डिस्कस किया हमने 1.5% नीचे था। इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर गिरावट आई हल्की सी, हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी आई। और अल्ट्राटेक सीमेंट एक और स्टॉक था जहाँ पर आज गिरावट देखने को मिली। बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक्स जो कि आज अंतिम दौर में गिरे, लेकिन जहाँ तक क्लोज का सवाल है बेहद शानदार है। 24211 प्रोविजनल क्लोज और 58,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर निफ्टी बैंक। कल मुलाकात होगी सुबह इस पैनल की 14 जुलाई के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के दिन। नमस्कार।